सारे चैप्टर का मैंने वीवीआई ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई कवर कराया है। मुझे यकीन है, लेकिन हाँ वीडियो लंबी है तो शायद आप लोग को लगेगा कि बहुत ज़्यादा जो है मतलब लंबी हो रही है। नहीं, लेक्चर को थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर के भी सुन सकते हैं, आराम से कवर हो जाएगा। एग्जाम देने से पहले अगर एक रात में भी आप मेरे लेक्चर को आप देख लेंगे, आराम से सिलेबस कवर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। ठीक है, तो वीडियो लंबी है तो कोई बात नहीं, ये आपके काम की है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो हम आपके लिए लेकर आए, और मुझे यकीन है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, और भी अगर कुछ आप लोग को चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरी बात यह है कि आपको वेलकम टू माय चैनल, फिर से हम आपके अपने चैनल पर अपने क्लास में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका हम स्वागत करते हैं, मोस्ट वेलकम। तो जैसा कि हम हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं, खासकर क्लास 12 वाली आपकी उर्दू कहकशां उर्दू की बुक का हर चैप्टर से फुल एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर अभी भी हम वही लेकर आए हैं, आपके लेकर आए हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हम लाए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको हम बहुत अच्छी तरह से तफसील से सारे क्वेश्चन को समझाएंगे और बताएंगे और उसका आंसर, और मुझे यकीन है कि आपको समझ में भी ज़रूर आएगा और आप अपना 100% मार्क्स सिक्योर भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम वीवीआई चैप्टर को लेंगे। जो वीवीआई चैप्टर है, पहले तो हम सारे चैप्टर से करवाने वाले हैं, लेकिन हम सबसे पहले लेंगे वीवीआई चैप्टर से, जिस चैप्टर से मतलब कि आना ही है, ये तय होता है, उस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही हैं। पहले उस चैप्टर को लेंगे, जैसे कि आपका हो गया सबसे पॉपुलर चैप्टर नज़ीर अहमद की कहानी, खाका, मिर्ची का तेल, उसके बाद प्रॉमिस, इब्राहिम का बरक़े कलैसा, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो हम सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पर हमने नेम लिखा है चैप्टर वीवीआई का, हमने यहाँ पर नोट्स नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए आपको ब्लैक बोर्ड पे पूरा लिख करके, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम वो वाली वीडियो भी आपके लिए ज़रूर लाएंगे। फिलहाल हम आपको बाय लेक्चर समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नज़ीर अहमद की कहानी का आपको पता होगा खाका, उसके जो मुसन्निफ है वो है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। ठीक है, और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब ने जो खाका लिखा है वो अपने उस्ताद के बारे में लिखा है। उनके जो डिप्टी नज़ीर अहमद की साहब जो होते हैं, उनके यहाँ वो तालीम हासिल करने जाते हैं, उर्दू अदब की तालीम वो वहीं से हासिल करते हैं, और उसके बाद वो मुसन्निफ बने थे उर्दू की पूरी तालीम लेने के बाद। और उन्होंने जो सबसे पहला खाका लिखा उर्दू में, तो वो लिखा अपने उस्ताद के बारे में, क्योंकि उनको उस्ताद से बड़े इंप्रेस हुए हैं, उनसे उनको अटैचमेंट थी और उनसे बड़ी मोहब्बत थी उनको, और उन्होंने अपने उस्ताद से बहुत कुछ सीखा। और वो गुजरे हुए माजी में जो वक्त उन्होंने खूबसूरत लम्हे और वो वक्त गुजारे अपने उस्ताद के साथ, तो वही उस्ताद की पूरी शख्सियत पर उन्होंने उस्ताद के बारे में लिखा, और उन लम्हों उन माजियों को बहुत खूबसूरत तहरीर में उतारा, जिसका नाम दिया खाका। तो सबसे उर्दू का बेमिसाल खाका जो है मशहूर मारूफ, वो खाका है नज़ीर अहमद की कहानी। हम वहीं से शुरू करते हैं। ओके, कि सबसे पहले हम बता दें आपको ऑब्जेक्टिव में कि किसने फ़रहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कराई। हाँ, आपके चैप्टर में जो है कि फ़रहतुल्लाह साहब की बिस्मिल्लाह किसने कराई थी जब वो पैदा हुए थे। उसके बाद पैदा हुए थे दिल्ली में, उनके अबाव अजदाद बदख्शा से आए थे हिंदुस्तान में। तो आपके चैप्टर में है आएगा सैयद अब्दुल्ला, सैयद वली अल्लाह, सैयद अहमदुल्लाह, सैयद हशमतुल्लाह। आपने कुछ को नहीं, बस सैयद वली अल्लाह को आपने टिक कर देना है। ठीक है, सैयद वली अल्लाह, अब्दुल्ला नहीं, हशमतुल्लाह नहीं, सैयद वली अल्लाह ने बिस्मिल्लाह कराई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ़रहतुल्लाह साहब ने किससे कुरान पढ़ी? फ़रहतुल्लाह ने किससे कुरान पढ़ी? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मस्जिद में दरगाह में एक मौलाना कमरुद्दीन साहब जो थे, मौलाना कमरुद्दीन, उन्हीं से उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ी थी। किनसे? फ़रहतुल्लाह बेग साहब ने। अगर आएगा क्वेश्चन किसने किससे कुरान पढ़ी, तो मौलाना कमरुद्दीन साहब से। किससे? मौलाना कमरुद्दीन साहब से। तो फ़रहतुल्लाह साहब ने किससे कुरान पढ़ी? तो मौलाना कमरुद्दीन साहब से। शमशुद्दीन आएगा, चिरागुद्दीन आएगा, शहाबुद्दीन आएगा, किसी को नहीं देखना है, बस कमरुद्दीन कमरुद्दीन कमरुद्दीन, उसको हटा लीजिए। क्वेश्चन ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इनसे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं और आप इनको ध्यान से सुनेंगे जरूर। ओके, अब आते हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट की सनद कहाँ से हासिल की? जी, इंटरमीडिएट उन्होंने हिंदू कॉलेज से किया था। चैप्टर में पढ़ा होगा ना आपने कि वो चैप्टर जो हिंदू कॉलेज में उनसे उन्होंने इंट्रेंस पास किया था 1901 में, फिर 1903 में उन्होंने इंटर पास किया था। तो जाहिर सी बात है हिंदू कॉलेज से ही मैट्रिक और इंटर दोनों किए थे। तो इंटर कहाँ से पास किया था? हिंदू कॉलेज से। इसमें ईसाई कॉलेज आए, सिख कॉलेज आए, मुस्लिम कॉलेज आए, आपने किसी को नहीं, हिंदू कॉलेज को आपने, बस हिंदू कॉलेज को ध्यान में रखना है और वही क्वेश्चन का आंसर होगा। किस सनद में मिर्जा ने इंटरमीडिएट हासिल
किया था, यानी पास किया था, यानी कि कौन सा ईस्वी था? 1901, 1902, 1903, 1901, 1903 में। कब इंटर कब हासिल किया था उन्होंने? 1903 में। याद रखेंगे, ये VVI है। 1903 में, 1901 में इंटर, सॉरी मैट्रिक, और 1903 में इंटर। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं। मिर्जा फखरुद्दीन बेग साहब ने जुडिशियल इम्तहान पास किया था। मैंने बताया था ना चैप्टर में आपको कि वो जुडिशियल इम्तहान पास किए थे, और फिर वो इम्तहान पास करने के बाद वो एंट्रेंस एग्जाम था, एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद वो हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बने थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने जुडिशियल इम्तहान कब पास किए थे? वो 1910 में। जुडिशियल इम्तहान पास कब किए थे? 1910 में। और फिर 1939 में वो हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बने थे। याद करेंगे आप, 1910 में जुडिशियल इम्तहान पास किए थे। उसके बाद आते हैं फखरुद्दीन भाई बेग साहब हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर कब बने? अफसर कब बने थे वो इंस्पेक्टिंग? 1939 में। 1935 आए, 1938 आए, 1937 आए, नहीं, 1939 में बने थे। फिर आते हैं फखरुद्दीन बेग साहब ने शादी कब हुई? अगस्त 1908 में हुई। कब हुई? 1908 में, ईस्वी में। ईस्वी आएगा 1904, 1906, 1910, नहीं, किसी को भी नहीं देखना है। अगस्त 1908, इसको आपने याद करना है। 1908 शादी उनकी हुई थी अगस्त में, लेकिन यहाँ पर ईस्वी पूछा जा रहा है अगर आपने। अब आते हैं, बहुत VVI है। मिर्जा फखरुद्दीन बेग ने कितने निकाह किए थे? उनकी शादी कितनी हुई थी? 2 हुई थी, 2 शादी हुई थी। इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि फखरुद्दीन बेग साहब की 2 शादी हुई थी, और 2 शादी जो हुई थी वो किनसे हुई थी? चचा की बेटी से हुई थी, और दोनों बेटी चचा की थी। फर्स्ट वाइफ के इंतकाल के बाद उन्होंने सेकेंड मैरिज किया था। अंडरस्टैंड? 2 शादी हुई थी। फखरुद्दीन बेग साहब का इंतकाल कब हुआ? अगस्त 1947 में हुआ। कब हुआ? अगस्त 1947 में। ये आपके VVI चैप्टर का VVI क्वेश्चन है। अगस्त 1947 में हुआ था किसका इंतकाल? मिर्जा फखरुद्दीन बेग साहब 1947 में इंतकाल हुए थे। नजीर अहमद की कहानी किसने तहरीर की? नजीर अहमद की कहानी किसने लिखी थी बताइए? नजीर अहमद की कहानी जो है ये खाका है, उनके शागिर्द ने लिखा था, वो लिखे थे फखरुद्दीन बेग साहब, जो आपके मुसन्निफ हैं खाका के, मिर्जा फखरुद्दीन बेग साहब ने। ठीक है, मिर्जा फखरुद्दीन बेग के जद्दे अमजद मिर्जा अफजल बेग कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? उनका पूरा खानदान कहाँ से आया था हिंदुस्तान? बदख्शां से, तुर्की से। बदख्शां ईरान, अरब नहीं, बदख्शां, 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 तुर्की नहीं, ईरान नहीं, अरब नहीं, बदख्शां। अब आते हैं मिर्जा फखरुद्दीन बेग की पैदाइश कहाँ हुई, यानी कि उनकी जो पैदाइश हुई वो कहाँ हुई? तो वो लोग बदख्शां छोड़ करके आ गए थे मुल्क, हिंदुस्तान में आए थे, दिल्ली में, मोहल्ला चूरी दालान में। तो उनकी जो पैदाइश हुई वो दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? फखरुद्दीन बेग साहब की पैदाइश दिल्ली में। फखरुद्दीन बेग साहब की पैदाइश पूछी जा रही है कि वो किस सन में पैदा हुए थे, किस ईस्वी में? 1980 में, 1985 में, 1986 में, 1987? नहीं, 1985 में। यानी कि 1983 और 1985 2 डेट है। 1983 है लोगों के मुताबिक कि वो इतने पैदा हुए, लेकिन खुद उनकी जबानी है 1985, तो इसलिए आपने उसको किसी को भी चीज को नहीं देखना है, बस 1985 है उनकी तारीख पैदाइश मिर्जा फखरुद्दीन बेग साहब की। अब आते हैं, मिर्जा फखरुद्दीन बेग के वालिद का क्या नाम था? मिर्जा असदुल्ला बेग, मिर्जा अब्दुल्ला बेग, मिर्जा सरवर बेग, मिर्जा हशमतुल्ला बेग? नहीं, मिर्जा हशमतुल्ला बेग नाम था। क्या नाम था? मिर्जा साहब के वालिद का नाम था मिर्जा हशमतुल्ला बेग, और इनकी जो है वालिदा का नाम था मुशर्रफ जहां बेगम। पढ़ा होगा आपने बिल्कुल। मिर्जा फखरुद्दीन बेग की वालिदा का क्या नाम था? मुशर्रफ जहां बेगम। वो बहुत छोटे थे तो उनकी मम्मी का इंतकाल हो गया था। ठीक है ना। अब आते हैं उनके बारे में थोड़ा और कुछ जान लेते हैं VVI में कि फखरुद्दीन बेग की वालिदा के इंतकाल के वक्त फरहत की उम्र क्या थी? 8 दिन, 10 दिन, बस 10 दिन के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। जी हाँ, फखरुद्दीन बेग साहब की जो वालिदा इंतकाल हुई वो कितने दिन के थे? अगर ये पूछा जाएगा तो आपने याद रखना है कि वो 10 ही दिन के थे। तो उनकी वालिदा मोहतरम का इंतकाल हो गया तो वो 10 दिन, 10 दिन, ठीक है ना, याद करना है, 10 दिन के थे। मिर्जा फखरुद्दीन बेग की वालिदा के इंतकाल के बाद किसने परवरिश की? याद है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में कि उनके इंतकाल के बाद उनकी फूफी ने उन्हें गोद ले लिया था, यानी कि अपने जेर शफकत में, अपने जेर साया में लेकर के उनको अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। उनकी फूफी हुस्न जहां बेगम थी, याद रखिएगा, मिर्जा फखरुद्दीन बेग साहब की फूफी हुस्न बेगम थी, और जब इंतकाल हो गए तो उनको गोद ले ली, तो उनको पाल पोस कर बड़ा किया। उनकी फूफी जो है वो लाबल थी, उनके पास कोई औलाद नहीं थी, और वो बेवा भी थी, यानी उनके पास शौहर भी नहीं थे। अब आता है कि नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से, यानी कि वो जो है लिखा करते थे, वो अफसाना लिखा करते थे, खाका या नज्म या नावल। नजीर अहमद जो लिखा गया वो किस सिन्फ से, किस तरह के सिन्फ है? मजमून है, अफसाना है, खाका है, नज्म है? खाका है, याद करेंगे। अब आते मिर्जा फखरुद्दीन बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? मिर्जा फखरुद्दीन बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? पढ़ने के लिए जाते थे। क्यों जाते थे? पढ़ने के लिए जाते थे। जी हाँ, तालीम हासिल करने।
खेलने के लिए, खाने के लिए, मजे करने के लिए, नहीं पढ़ने के लिए। किस अरबी शायर से मुताल्लिक सबक पढ़ाने के दौरान मियां रजा की छुट्टी हो गई? मुतनब्बा, यानी किसी अरबी शायर का जो था मुतनब्बा, यानी कि वो शायर था, अरबी में शेर था, उसको कहा गया जो मिस्टर रजा को पढ़ो, तो वो जो है वो गलत पढ़े, तो उनकी छुट्टी हो गई वहीं से। कहाँ से? वो नजीर अहमद साहब बोले कि अब कल से तुम अपनी शक्ल ना दिखा, मतलब कि दूसरे के यहाँ हो आया करो, वहां से तुम्हारी उर्दू ठीक हो जाएगी, फिर हमारे पास पढ़ने आना। तो वो दूसरे दिन से आई नहीं। फरहतुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियां करते थे? फरहतुल्लाह बेग साहब जो शेरखानी पढ़ते थे तो एराब की गलती करते थे, मुखारिज की, एराब की, वकूफ की, बयां की नहीं। याद रखिएगा कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग साहब जो है किसकी गलती? एराब की गलती करते थे, यानी कि जबर जेर पेश की। एराब कहा जाता है जबर जेर की। मिर्जा के मजामीन फरहत में कितने जिल्दों में शामिल? चैप्टर में पढ़ा होगा, याद है ना, कि उनकी जो मजामीन जो उन्होंने लिखा था मजामीन फरहत के नाम से, तो उनको 7 जिल्दों में शाये हुआ था। कितने जिल्दों में शाये किया गया था? 7 जिल्दों में। 5 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 7 जिल्दों में। याद करेंगे। ओके, ये हो गया आपका चैप्टर वीवीआई था जो खत्म हुआ। अब हम मिट्टी के तेल पर चलेंगे। ठीक है, ये जो है ये चैप्टर फिनिश हुआ। ओके, इसका वीवीआई आपने जान लिया है। अब हम आएंगे यहाँ पर जो है, तो ये चैप्टर फिनिश हो गया खाका। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल के जो मुसन्निफ है वो है ख्वाजा हसन निज़ामी। ये तो पता होगा आप लोगों को, और नहीं पता है तो फिर से सुन लीजिए। ख्वाजा हसन निज़ामी है जो मुसन्निफ है। हम इसमें कभी वीवीआई इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ज्यादा जो वीवीआई है वो हम बता रहे हैं आपको। आग, हवा और पानी, खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? मिट्टी के तेल की खूबियों को बयान किए हैं ख्वाजा हसन निज़ामी, लेकिन उनमें आग, हवा, पानी और इन सब का भी जिक्र आया है। लेकिन सबसे कमतर इंसान किसको समझते हैं? मिट्टी को। मिट्टी को, खाक का मानी होता है मिट्टी, तो खाक को, आपने खाक होता है इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंबेली और मोतिया के तेल से भी कौन तेल अहम है? यानी कि मिट्टी के तेल के चैप्टर में है कि चंबेली और मोतिया का तेल भी जो है उससे ज्यादा जो अहमियत है मिट्टी का तेल, लेकिन लोग इसको नहीं समझते। तो आपने आंसर में क्या लिखना है? मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, यानी कि जो चंबेली और मोतिया तेल से ज्यादा जो वैलिड है, जिसकी अहमियत है, वो है मिट्टी के तेल की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस तेल को देखकर लोग नाक भौं चढ़ाते हैं? किस तेल को देखकर नाक भौं चढ़ाते हैं? उसमें जिक्र किसका आया? मिट्टी के तेल को। मिट्टी के तेल की स्मेल अच्छी नहीं लगती, लोग जैसे ही देखते हैं उसको नाक भौं चढ़ा लेते हैं। तो आपने आएगा अगर ऑप्शन में कि सरसों का तेल, चंबेली का तेल, आंवले का तेल, बस मिट्टी का तेल, तो आपने चूज करना है मिट्टी के तेल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हजरत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? 1878 में हुई। दिसंबर 1878 में हजरत ख्वाजा हसन निज़ामी की हुई। लेकिन क्वेश्चन में आए 77 आए, 76 आए, 75 आए, आपने किसी को नहीं देखना है, बस 1878 को चूज कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हजरत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई? तो बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन औलिया। कौन सी बस्ती है? हजरत निज़ामुद्दीन औलिया बस्ती में उनकी पैदाइश हुई। जी हाँ। अब आते हैं कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, सलीमपुर, ये सब गांव का आएगा ऑप्शन में, आपने नहीं देखना है, बस आपने ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन औलिया चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो बहुत मोस्ट वीवीआई है। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम था? सैयद आशिक अली निज़ामी नाम था। याद रखेंगे, सैयद आबिद अली रहेगा, बासित अली रहेगा या सैयद निज़ामी रहेगा। आपने सैयद आशिक अली आंसर में आपने चूज करना है ऑब्जेक्टिव में। ख्वाजा हसन निज़ामी की वालिदा का क्या नाम था? सैयदा चहीती बेगम नाम था ख्वाजा हसन निज़ामी का। लेकिन मैमूना आए, उबैदा आए, आबिदा आए, नाजिमा आए, आपने किसी को चूज नहीं करना है, बस ख्वाजा हसन निज़ामी की वालिदा का नाम था सैयदा चहीती बेगम। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन ने क्या नाम रखा था? वालिदैन ने उनका जो नाम रखा था वो कासिम अली रखा था, और उनके जो मामू थे वो अली हसन कहकर पुकारा करते थे। पढ़ा होगा चैप्टर में आपने, अली हसन कहकर पुकारा करते थे, लेकिन वालिदैन ने कासिम अली रखा था। ठीक है, बाद में वो ख्वाजा हसन निज़ामी बन गए। उसके बाद मोस्ट वीवीआई है। ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल कब हुआ? इंतकाल उनका 31 जुलाई 1955, 31 जुलाई 1954 आएगा, 31 जुलाई 1953 आएगा, कुछ भी आए आपने आंख बंद करके 31 जुलाई 1955 को ही चूज करना है और लिखना है। अब आते हैं कि ख्वाजा हसन निज़ामी ने अपने कितने साल पहले अपनी कब्र तैयार करा ली थी? 50 साल पहले, यानी कि इंतकाल से 50 साल पहले ही उन्होंने अपनी कब्र तैयार करा ली थी कि मैं जब इंतकाल होऊंगा तो इसमें मेरे दफन कर दोगे आप लोग। अपनी कब्र उन्होंने, तो कितने साल पहले आपने चूज करना है ऑप्शन में? 30 साल आए, 20 साल आए, 70 साल आए, आपने बस चूज करना है कि 50 साल पहले कब्र तैयार करा ली थी।
हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाने उमरी से किस नाम से तरतीब थी निजाम बंसरी। उन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में लिखा था, याद है, चैप्टर ने पढ़ा है। उनकी पूरी जिंदगी सवाने लिखे थे। सवाने कहा जाता है किसी गुजरे हुए वक्त में जो किसी इंसान के साथ बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हुई हो, उनकी जिंदगी जो है हादसों में गुजरी हो, गम में गुजरी हो, सवाने, तो वही सवाने हुआ जाए। तो वही उनके बारे में उन्होंने लिखा था, उनकी गुजरी हुई जिंदगी पर जो उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया था, उन सारी मुश्किलों को, उनकी हालात जिंदगी पर उन्होंने सारी मुश्किलों को तहरीरी कलम उतारा था ख्वाजा हसन निज़ामी ने, जिसका नाम दिया था उनके बारे में जो लिखा था निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में निज़ाम बंसरी के नाम से। आपने आएगा इसमें निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन बंसरी, हजरत बंसरी नहीं, निज़ामुद्दीन बंसरी को ये आपने लिखना है, चूज करना है। ये हो गया मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था इसका, जो आपने याद रखना है। ओके, अब हम आते हैं, ये क्वेश्चन भी, ये भी चैप्टर सॉल्व हुआ। बागो बहार पे आएंगे हम, ठीक है। बागो बहार पे चैप्टर, बागो बहार बहुत ही मशहूर चैप्टर है आपकी इसका बुक का, चैप्टर 6। चलिए अब हम सबसे आते हैं बागो बहार क्वेश्चन का के जो मुसन्निफ है वो है मीर अमन दहलवी। यहाँ पर लिखा भी हुआ है मीर अमन दहलवी, ठीक है। मीर अमन दहलवी नाम है बागो बहार के मुसन्निफ का, जो राइटर है। बागो बहार का ताल्लुक किस सिंफ से, यानी कि बागो बहार जो खतूत है, इंशाया है या मजमून है या क्या है, तो दास्तान है। बागो बहार क्या है, दास्तान होता क्या है, कई किस्सों का बना, मिल करके बना एक तवील किस्सा दास्तान कहलाती है। अंडरस्टैंड, वो कहानी नहीं है, अफसाना नहीं है, ड्रामा नहीं, छोटा सा। अजान हो रही है। ख्वाजा हसन निज़ामी, तो मीर अमन दहलवी साहब जो है राइटर हैं इस सिंफ के। तो इसमें सबसे पहला जो है मोस्ट वीवीआई कहा कहते हैं कि बागो बहार का ताल्लुक किस सिंफ से कह रहा है कि बागो बहार का ताल्लुक की लिखावट कैसी है, वो दास्तान है, मजमून है या खतूत है या इंशाया है, तो दास्तान है। दास्तान तो समझते हैं ना आप लोग कि कई किस्सों से मिल करके बना एक तवील किस्सा, छोटी छोटी कहानी, छोटी छोटी किस्से, और उसमें कई लोग हैं और एक मरकजी किरदार भी होता है और उन सब की अलग अलग जिंदगी कहानी होती है। वो सब मिल करके एक ही कहानी में होती है, मेंशन होती है, उसमें सबकी कहानी होती है। तो सारे छोटे छोटे किस्से से मिला करके एक क्या बन गया, एक तवील किस्सा, और जो दास्तान कहलाती है। ये समझ गए, दास्तान है, इसको याद रखिएगा। बागो बहार की किसकी तसनीफ है, कहने का मतलब है कि इनके जो मुसन्निफ है वो कौन है, किसके जरिए लिखा गया है। मीर अमन बहादुर अली, मीर वाज, मीर मोहम्मद कासिम नहीं, मीर अमन किसकी तसनीफ है, मीर अमन की। जी हाँ, याद रखिएगा, मीर अमन की तसनीफ है बागो बहार की। बागो बहार कहाँ लिखी गई, कहाँ लिखी गई, फोर्ट विलियम कॉलेज में। बागो बहार की जो तर्जुमा हुआ था उर्दू में, वो फारसी की किताब थी, चार दुर्वेश थी। तो मीर अमन दहलवी साहब फोर्ट विलियम कॉलेज में उस टाइम में जॉब करते थे, तो वहीं उन्होंने जो है बहुत सारी किताबें लिखी थी। लेकिन ये जो बागो बहार की भी जो तसनीफ है, उन्होंने किसी ने उनको कहा था, ख्वाहिश की थी कि आप इसका तर्जुमा करें। गुलक्रिस्ट ने कहा था, ठीक है, तर्जुमा उर्दू में करे। तो बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज में ही लिखे थे, ठीक है। कौन, मीर अमन दहलवी, याद रखिएगा। अब आते हैं बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है, चार दुर्वेश, यानी कि चार दुर्वेश है, चार अलग अलग जगह पर रहने वाले लोग हैं, उनकी कहानी है। किस किताब का तर्जुमा है, फारसी की किताब थी, उनका नाम था चार दुर्वेश। तो इसीलिए उनको जो है तर्जुमा किया गया उर्दू में। तो बागो बहार के जो पहले किस किताब का तर्जुमा है, तो याद रखिएगा बागो बहार चार दुर्वेश का तर्जुमा है। इखलाक मोहसिनी, गंज खूबी, दास्तानी, इबरत, कुछ भी आए आपने नहीं लिखना है, बस चार दुर्वेश को आपने याद कर लेना है। अच्छा, बागो बहार के पर जो मुसन्निफ को कितने रुपए का इनाम मिला था, कहने का मतलब है कि बागो बहार के जो मुसन्निफ है उस जमाने में जो लिखे थे तो उनको इनाम भी मिला था, 500 रुपए का इनाम मिला था उनको, अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से 500 रुपए का इनाम मिला था। किसको, मीर अमन दहलवी साहब को। 400, 500, 600, 700 आया, आपने आप 500 को ही चुनना है। बागो बहार किताब किस साल मुकम्मल हुई, 1801 में, यानी कि 1801 में मुकम्मल हुई थी, लिख करके उनको पूरा जो फिनिश किया गया था कंप्लीट 1801 में। 1802 आए, 1803 आए, 1806 आए, आपने चूज करना है 1801 को। अब आते हैं मोस्ट वीवीआई जो है कि बागो शहजादे के वालिद। अब आते हैं थोड़ा सा हम उस पर भी नजरसानी कर लेते हैं कि शहजादे का किस्सा है ना, बागो बहार में एक शहजादा रहता है, उसकी सल्तनत पर कब्जा कर लेते हैं उसके चचा, उसके वालिद साहब जो फौत हो जाते हैं बादशाह, तो फिर वो अपनी सल्तनत को हासिल करने के लिए, वापस करने के लिए मलिक सादिक के पास जाते हैं, उनके मुबारक चचा ले जाते हैं उनको,
तो वही अब आते हैं थोड़ा सा शहजादे का भी हाल अंदर का बयान जान लेते हैं कि शहजादे के वालिद और मलिक सादिक का क्या रिश्ता था। जो शहजादे के वालिद साहब और मलिक सादिक जो जिन्नातों का बादशाह होता है, दोनों दोस्त होते हैं, ठीक है, दोस्ती का रिश्ता था। किसी का रिश्ता? दोस्ती का। तो ऑप्शन में आए भाई, चचा, खालू, दोस्त, तो आपने दोस्त को चुनना है, दोस्ती का रिश्ता था जिनके पास वो जाते अपनी सल्तनत को वापस लेने के लिए। अब आते हैं कि सफर पर रवाना होने से पहले मुबारक चचा ने बाजार से क्या खरीदा था? अतर और बखूर खरीदा था। क्या खरीदा था? अतर और बखूर खरीदे थे। वो सब इसलिए खरीदे थे कि वो जिन्नातों के पास जा रहे थे तो उनको तोहफा देने के लिए। कौन? मुबारक चचा खरीदे थे बाजार से। सफर पर जब गए थे वो मलिक सादिक के पास उसको जो शहजादे को लेकर के, तो वही जाने से पहले खरीदे थे अतर और बखूर। उसके बाद आते अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? अब वो जो बादशाह शहजादा रहता है, वो जो मलिक सादिक वो गुलबदन खूबसूरत सी लड़की की तस्वीर देते हैं कि जाइए और इसे हमको ढूंढ कर ला दीजिए, तो वो भटकता भटकता जो हिंदुस्तान में पहुंचता है तो उसे एक फकीर मिलता है। क्या? अंधा फकीर। और वो कहाँ का रहता है? हिंदुस्तान का। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो अंधे फकीर का ताल्लुक जो है वो हिंदुस्तान से है। अगर अफगानिस्तान आए, तुर्किस्तान आए, ताजिकिस्तान आए, नहीं, आपने हिंदुस्तान को चुनना है। अब आते हैं एक और। मलिक सादिक ने शहजादे की मदद के लिए कौन सी शर्त रखी थी? याद है जब मलिक सादिक के पास शहजादे गए थे तो उनको शर्त रखी थी कि एक लड़की की तस्वीर दी थी, खूबसूरत सी लड़की की, गुलबदन की, और कहा था कि अगर इस लड़की को तुम ढूंढ कर ला दोगे, इसको मैंने कहाँ कहाँ छाना पत नहीं मिली, तो हम आपको आपकी सल्तनत आपके चचा से वापस दिला देंगे, वरना नहीं। तो गुलबदन की तलाश है। उन्होंने कहा था इस लड़की की मुझे तलाश है, ये मिली नहीं, जगह जगह की खाक छान चुका हूं, अब हार थक गया हूं, अब तुम इसे कहीं से भी ढूंढ कर ला दो। तो गुलबदन की तलाश। मलिक सादिक के लिए कौन सी शर्त रखी थी? गुलबदन की तलाश की, यानी तुम्हें गुलबदन की लड़की को तलाश करना है जाकर। मीर अमन की पैदाइश कहाँ हुई? आपसे पूछा जा रहा है। लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, कानपुर। मीर अमन की पैदाइश कहाँ हुई? बताइए। लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली। दिल्ली में हुई। मीर अमन की पैदाइश दिल्ली में हुई थी जी। उनकी जो पैदाइश हुई थी वो जगह दिल्ली है। किस साल मीर अमन का तकर्रुर फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ? यानी कि उन्हें जो तकर्रुर हुआ था, उनको जॉब मिली थी, किस साल? 1801 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज में वो जो गए थे, तो मतलब कि गुलक्रिस्ट के जरिए, किसी के जरिए गए थे वो, मोहसिन साहब के, तो वही वहाँ मिले थे उनको, एक वही जो मिले थे गुलक्रिस्ट। उसके बाद वो वहीं जाकर के 1801 में उन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज में तकर्रुर हुआ था उनका 1801 ईस्वी में। 1802 आया, 1803 आया, 1804 आया, 4 है। आपने 1801 को ही चूज करना है। मीर अमन को माहाना कितना मिलता था? यानी मीर अमन साहब को वहाँ जो काम करते थे कितने रुपए पे? 40 रुपए माहाना मिलता था। यानी मंथली जो सैलरी थी उनकी 40 रुपए थी। 30 आए, 20 आए, 50 आए, आपने 40 को ही चुनना है। जी हाँ, उस जमाने में 40 रुपए बहुत बड़ी रकम थी, ठीक है, अभी के लिए बहुत कम है, कम क्या जीरो है। मीर अमन की शोहरत से किस किताब से हुई थी? इखलाक़े मोहसिनी, गंज खूबी, उनमें सब बागो बहार? नहीं, मीर अमन को जो शोहरत मिली थी, वो जो हीरो बने थे लोगों की नजरों में, कौन सी किताब लिखने के बाद? बागो बहार, ठीक है ना, याद रखिएगा। लोग उन्हें जाने थे, उनको एक शनाख्त क्या मिली थी, और उनकी शोहरत जो मिली थी किस किताब के जरिए? बागो बहार के। फोर्ट विलियम कॉलेज में बहुत सारी किताबें लिखी गई थी उस जमाने में, लेकिन जो शोहरत मीर अमन साहब की किताबों को मिली थी, बागो बहार को जो उन्होंने लिखा था, वो किसी किताब को नहीं मिली थी। और मीर अमन साहब जो शोहरत की बुलंदियों को छू लिए थे उसी किताब की बदौलत। बागो बहार किस साल तबाह हुई? यानी कि छापा गया। तबाह का मतलब होता है उर्दू में तबाह, छापा जाना, प्रिंट होना। कब प्रिंट हुआ था? 1804 में। यानी कि अगर 1801 आए, 1802 आए, 1900 में नहीं, 1804 ईस्वी में छापा गया था बागो बहार को। 2 आए, 3 आए, 1 आए, आपने 4 को ही चुनना है। मीर अमन का तखल्लुस क्या है? कहने का मतलब शायर अपने गजल के जो आखिरी शेर में जो अपना नाम यूज करता है इस्तेमाल, उसे हम तखल्लुस कहते हैं। तो मीर अमन का जो तखल्लुस था वो क्या था? लुत्फ था। याद रखिएगा क्या था? अतफ था, शाद कासिर नहीं, आपने लुत्फ लुत्फ लुत्फ। अंडरस्टैंड? ये तो मोस्ट वीवीआई था। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी, अब इसलिए हम सारे चैप्टर से करवा रहे हैं, तो आपने बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होना है, ब्रेक ले करके आपको समझना है और पढ़ना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं इसका गारंटी हम 100% मार्क्स आपको आएंगे ही, और ये 100% गारंटी देती हूँ कि अगर सब चैप्टर से जो मैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते ही हैं। बागो बहार हो गया। प्रॉमिस, ये जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस हम आपको कराते हैं।
प्रॉमिस जो लिखा था उनकी जो है जिलानी बानो है, जिलानी बानो जो है मुसन्निफ है। जिलानी बानो जो प्रॉमिस लिखा था उस जमाने में, उन्होंने क्यों लिखा था, एक माँ पर, एक बच्चों पर, माँ बाप के, बाप और बच्चों के रिश्ते पर लिखा था कि जब छोटे बच्चे होते हैं बेटे तो माँ बाप उन्हें किस तरह से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, कितनी मोहब्बत से बड़ा करते हैं, उन अपनी ख्वाहिशों का गला घोट करके अपनी रूह को और अपनी ख्वाहिशों को वो एक कहते हैं ना कि किसी कोने में रख करके अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं, खुद तकलीफ़ें उठा करके। और जब वक्त आता है कि बच्चे भी उनको देखें, उन्हें मोहब्बत की ज़रूरत होती है बच्चों की, तो सारे बच्चे अपने अपनी वाइफ को लेकर के कहाँ चले जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में गुम हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं और माँ बाप से कोई मतलब नहीं होता। तो उनकी मम्मी इंतज़ार करती है अपने बच्चों का कि उनके बच्चे आएंगे, तो उन्होंने मुआशरे की हकीकत इसमें, और वो बच्चे उनके पास रहेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया था, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आखिर में वो इंतकाल हो जाती है, वो आती भी है सब देखने तो चली जाती है। उन्होंने मुआशरे की सच्चाई को इनमें बयान कर किया है और बिल्कुल सच है ये कि जब बेटे बड़े होते हैं, बहुत कम लोग हैं जो अपने माँ बाप की देखभाल करते हैं, तो माँ बाप जो होते हैं वो आपकी तवज्जो के मोहताज होते हैं, आपकी मोहब्बत के मोहताज होते हैं। जब आप बड़े होते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनकी देखभाल करें। तो ठीक है, चलिए हम चलते हैं प्रॉमिस पे। कहाँ गया ये BVI चैप्टर, ओ नो। तो चलिए ये हुआ बागोबार। अब हम आएंगे मेरा सफ़र पे आई, उसके बाद हम प्रॉमिस और इब्राहिम पे आएंगे। मेरा सफ़र नज्म जो है गुफ्तगू, ये एक ही मुसन्निफ़ ने इनको लिखा है, उसके जो है वो है सरदार अली सरदार जाफरी। इसके जो है मुसन्निफ वो अली सरदार जाफरी हैं। सबसे पहले हम आते हैं मेरा सफ़र पे, ठीक है। नहीं, चलिए गुफ्तगू पर आते हैं। गुफ्तगू सबसे पहले हम करवाएंगे गुफ्तगू। ये किस नज्म, ये जो नज्म है ये क्या है, एक नज्म है। नज्म किस शायर की लिखी हुई है? अली सरदार जाफरी। अगर इसमें आएगा अमीर हनफी, जफर कमाली, अता काकवी, आपने अली सरदार जाफरी को चुनना है और याद करना है, ठीक है। अब आते हैं गुफ्तगू नज्म ने शायर को किसके नाम किया, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के नाम। यानी कि ये अली सरदार जाफरी के दिल में बहुत दर्द था, बहुत तकलीफें थी, ये बात सोच करके वो कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही फैमिली है, एक ही फैमिली के कुछ लोग जो हैं वो क्या हो गए, बट गए, अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो गए। तो वो चाहते थे कि गुफ्तगू के जरिए दोनों मुल्क के लोग बैठें और इस बात को, जो पुरानी रंजिशें हैं उसको ख़त्म करके फिर से एक हो जाएं, अपना अपना दर्द बयान करें, एक दूसरे के गले लगे, माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, और जो दोनों फैमिली, एक फैमिली के जो कुछ लोग अलग अलग हो गए वो फिर से एक हो जाए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे। उनकी यही ख्वाहिश थी और इन्होंने हिंदो पाक दोस्ती के नाम, तो आपने क्या चुनना है, इसीलिए इनका नाम इन्होंने रखा हिंदो पाक दोस्ती के नाम। गुफ्तगू नज़्म ने हिंदो पाक दोस्ती के नाम जो है किया शायर ने। अब आते हैं कि शाम मुलाकात कब तक चलेगी। शाम मुलाकात सुबह तक चलेगी, यानी कि उसमें शायर ने कहा है जो कि
शाम में जब मुलाकात हो तो सुबह तक वो चलती रहे, यानी शाम में जो दोनों मुल्क के लोग बैठे गुफ्तगू करने के लिए, तो ये मुलाकात इतनी तवील हो जाए कि वक्त का पता ही न चला हो, एक दूसरे में इतने गुम हो जाएं गुफ्तगू में और मोहब्बत में कि सुबह तक ये मुलाकात चलती रहे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अल्फाज के हाथों में क्या नाम है? संग दुश्नाम। अल्फाज के हाथों में क्या है? वहां पर दिया गया है आपके कि संग दुश्नाम प्यार, दोस्ती, दोस्ती नहीं, संग दुश्नाम आपने चूज करना है। किसके चटकने की सदा आती है? उस शेर में जो एक बार कहा गया है कि गुंचों के चटकने की सदा आती है, क्या? तो गुंचा आपने, गुल, कली, बाग, तो आपने गुंचा चूज करना है, गुंचों के चटकने की, ठीक है। चलिए अब आते हैं थोड़ा और हम कि तारों भरी रात किस तरह चलती है? गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, हम पे हंसती हुई तारों भरी रात चले। तो हंसती हुई, क्या? हंसती हुई रात जो है वो चलती है। तारों भरी रात किस तरह चलती है? हंसती हुई। जी हाँ। अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? 29 नवंबर 1913 ईस्वी में। कब हुई? 29 नवंबर 1912 आएगा, 11 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, आपने नहीं चूज करना है। 29 नवंबर 1913 ईस्वी में अली सरदार की जाफरी की पैदाइश हुई। अली सरदार जाफरी के अफसानों का मजमुआ मंजिल कब शाया हुआ? उसमें जिक्र है उनका एक मंजिल जो है उनके अली सरदार के जाफरी के हालात जिंदगी जो है उसमें जिक्र किया गया। मंजिल कब शाया हुआ? 1938 में। मंजिल जो है कब शाया हुआ? 1938 ईस्वी में। 1937 आए, 1926 आए, 36 आए, आपने चूज करना है 1938। अली सरदार जाफरी ने तरक्की पसंद अदब के उन्वान से कब किताब लिखी? तरक्की पसंद अदब के उन्वान से 1953 में लिखी थी। जो किताब लिखी थी तरक्की पसंद अदब, ये जो उनका टाइटल था, जो उन्होंने किताब लिखी थी, वो किताब उन्होंने जो लिखी थी वो 1953 में लिखी थी। 1952 आए, 1958 आए, 1956 आए, आपने किसी को चुनना नहीं, 1953 को ही दिमाग में अपने जहन में बैठा लीजिए। अली सरदार जाफरी को पद्मश्री अवार्ड कब मिला? ये जो अवार्ड मिला था 1967 ईस्वी में। 1962 आए, 61 आए, 64 आए, 72 आए, 80 आए, आपने बस 67 को चूज करना है। अली सरदार जाफरी का बातें हैं मोस्ट वीवीआई, इंतकाल और पैदाइश, ये तो आता ही है। पैदाइश कब हुई? 2000 ईस्वी में। कब हुई थी? 2000 में। ना 1999 में हुआ था, ना 1800 में हुआ था, ना ही 1700 में। 2000 में उनका इंतकाल हो गया अली सरदार जाफरी का। अब आते हैं, ये तो हो गया गुफ्तगू, अब हम मेरा सफर पर आएंगे, ठीक है। गुफ्तगू मेरा सफर पे जो है वीवीआई मोस्ट वीवीआई ही बताएंगे हम आपको। मेरा सफर नज्म जो है ये इसके भी अली सरदार जाफरी हैं, ये भी नज्म है, राइटर हैं। मेरा सफर पे इन्होंने जो है इंसान के जो पूरे सफर है जिंदगी के बारे में कहा कि ये जो पूरी जिंदगी हम लोग जी रहे हैं ये एक सफर है, और फिर हम लोगों ने एक दिन यहाँ से हमेशा के लिए हिजरत कर जाना है, यानी कि मर जाना है। और फिर इंसान की जब मौत हो जाती है तो कोई आपको देखने वाला नहीं होता है। जिस वक्त आपकी रूह निकल रही होती है उस वक्त आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, आवाज़ नहीं निकलती, आप बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं। और ये दुनिया के झमेले और ये रौनक जो है उन्होंने हाल सच्चाई बताई कि हमें क्यों इतना ज़्यादा इसकी तरफ जो है भागना है। जो है हमारे पास हम उसी में खुश रहें और हर हाल में खुश रखें। ये चकाचौंध की तरफ हम क्यों भागें, हम क्यों खुद को हल्कान करें, हम अपने हाल में जिए, जो हमारे पास है उसमें खुश रहें। तो उन्होंने हकीकत बयान किया। उन्होंने मेरा सफ़र किस नज़्म की तहरीर है? अली सरदार जाफरी, यानी कि नज्म किसकी तहरीर है? सॉरी, नज्म जो है किसकी तहरीर है, यानी कि किसने लिखा है? तो अली सरदार जाफरी ने लिखा है। अब आते हैं कि अली सरदार जाफरी की 2 नज्मों के नाम बताइए। आपने 2 नज्म इसमें बहुत सारा दिया गया, लेकिन 2 नज्म, एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम। अली सरदार जाफरी के 2 नज्म के नाम आपको कहा जाएगा, तो आपने क्या देखना है? एशिया जाग उठा, दुनिया को सलाम। और अगर आप ये भी लिख सकते हैं मेरा सफर और गुफ्तगू, कोई बात नहीं, जो भी याद हो, ठीक है ना। अब आते हैं, लेकिन ये लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम। और पैराहन मंजिल, खून की लकीर, सतर की दीवार, उफ्ताद हया, ये सब नहीं लिखना है। एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम। अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला? ज्ञानपीठ अवार्ड जो मिला था 1997 में। अली सरदार जाफरी को एक अवार्ड मिला था, उसका नाम था ज्ञानपीठ। कब मिला था? 1997 में मिला था। 1996 नहीं, 1998 नहीं, 1999 नहीं, 1997। अली सरदार जाफरी का ताल्लुक किसकी तहरीक से रहा है? यानी कि तहरीक से क़यामत पसंद, सुलह पसंद, अंजुमन उर्दू, नहीं, तरक्की पसंद तहरीक से। तहरीक आपसे पूछा जाएगा तो आपने क्या बोलना है?
अली सरदार जाफरी का ताल्लुक किस तहरीक से रहा है? तरक्की पसंद तहरीक से। आंखों के दिए कब बुझाते हैं? मैंने अभी कहा कि उन्होंने कहा कि जब इंसान की रूह निकल जाती है तो उस वक्त जो हालत होती है इंसान की, आंखों के दिए बुझ जाते हैं। यानी जो आंखें खुली होकर के जब हम जिंदा होते हैं तो पूरी दुनिया को देखता है इंसान और दुनिया के चकाचौंध से लुत्फ अंदोज होता है। लेकिन जब इंसान की रूह निकल जाती है तो आंखें जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं, आंखों के दिए बुझ जाते हैं, इंसान किसी चीज को भी नहीं देख सकता। तो कब बुझ जाते हैं? मौत के वक्त, मौत के बाद इंसान की आंखों के दिए बुझ जाते हैं। बीमारी के बाद, अंधेरे में, बल्ब के बाद नहीं, मौत के बाद। मौत के बाद शायर किस तरह अमर जो हो जाएगा? यानी कि उन्होंने उनमें बयान किया कि मौत के बाद शायर अमर हो जाएगा इस तरह से कि मौत के बाद मौत नहीं आएगी, तो शायर इस तरह से अमर हो जाएगा। ओके, यानी कि मौत के बाद शायर अमर हो जाएगा। आपने, क्योंकि मौत के बाद मौत नहीं है, आपने इसी को लिखना और चुनना ऑब्जेक्टिव में। अगर आए उसमें कि मौत के बाद शायरी नहीं, मौत के बाद दुनिया नहीं, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की। आपने मौत के बाद यही लिखना है कि शायर मौत के बाद मौत नहीं, बस इतना ही, इसीलिए अमर हो जाएगा। जबान के पत्ते से आवाज की तितली उड़ जाएगी, शायर किस हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है? मौत के वक्त, यानी उन्होंने उस शायरी में कहा है कि जबान के जो पत्ते हैं उनसे आवाज की तितली उड़ जाएगी। कहने का मतलब ये था कि जब मौत के वक्त जो है इंसान क्या होता है, बोलने की कंडीशन में नहीं होता। ये जो जबान के पत्ते होते हैं इंसान के, आवाज की तितली, यानी उन्हें आवाज को एक तितली कहा कि आवाज की तितली, जबान के जो पत्ते हैं, ये हमारे जो पत्ता है जबान, वो हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी, आवाज की तितली उड़ जाएगी और इंसान की जबान बिल्कुल साकित और शांत हो जाएगा और मौत के वक्त, और फिर इंसान कभी बोल नहीं पाएगा। तो ये उन्होंने, इसका मतलब ये है। तो आपने मौत का वक्त, बीमारी का वक्त, रात का वक्त नहीं, सुबह का वक्त, मौत के वक्त को चुनना है। उरूस से आप क्या समझते हैं? मौत भी आई है, उरूस कहा जाता है उर्दू में दुल्हन को उरूस कहा जाता है। तो आपने क्वेश्चन में आएगा तो दुल्हन, बस इतना लिखना है। दूल्हा आए, शादी आए, बाराती आए, निकाह आए, कुछ भी आए, नहीं, उरूस मीन्स दुल्हन होता है, दुल्हन लिखना है। ये रहा आपका मेरा सफर और गुफ्तगू, ये जो है पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं बरक़े कलेसा। बरक़े कलेसा मोस्ट बीवी ओ, इससे तो क्वेश्चन आता ही है। बरक़े कलेसा में एक गिरजाघर में एक बड़ी खूबसूरत लड़की होती है, उसमें जो लड़के होते हैं वो मुस्लिम होते हैं और वो ईसाई लड़की होती है। तो उनमें जो है उसमें उन्होंने लिखा है क्या, अकबर इलाहाबादी का ये जो है बरक़े कलेसा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे तो मोस्ट बीवी हम बताने वाले हैं आपको। ये भी नज्म है, बरक़े कलेसा नज्म है। बरक़े कलेसा में उन्होंने ये बताया कि एक जो लड़की होती है और उनके वहीं खड़े करे, वो इतनी खूबसूरत होती है कि वो लड़के जो है अपने, मतलब उसमें बताया गया है कि वो अपने ईमान को, जैसे कि उनके लिए वो लड़की कहती है कि ठीक है, अगर तुम हमें पा सकते हो तो फिर तुम्हें अपना जो है वो चेंज करना होगा, क्या, अपना रिलीजन। तो वही शायर ने उनमें कहा है, मुसन्निफ ने ये दिखाया है कि लड़के को अपना ईमान ज़्यादा प्यारा है या वो लड़की, आपको अपनी रिलीजन ज़्यादा प्यारा होता है कि ठीक है। मुस्लिम जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें इस तरह की बातें कही गई हैं और उसकी खूबसूरती को पूरी तरह से बयान किया गया बरक़े कलेसा में। ये अकबर इलाहाबादी किसने लिखा है, इसकी जो तहरीर किसने किया, अकबर इलाहाबादी। चलिए हम थोड़ी इसकी झलकियाँ ले लें। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर शुमार हुए? नुमाइंदा नज्म गो किस तरह के शायर शुमार होते हैं? वो नुमाइंदा नज्म गो, मरसिया गो, हमद गो, नात गो नहीं, नुमाइंदा नज्म को याद रखना है आपने। अकबर इलाहाबादी शायर शुमार होते हैं। नज्म बरक़े कलेसा के खालिक का नाम बताइए। खालिक कहा जाता है बनाने वाला। तो बस बरक़े कलेसा नज्म को किसने बनाया, लिखा? अकबर इलाहाबादी ने। ठीक है, तो अकबर इलाहाबादी आपने लिखना है। अली सरदार जाफरी आए, जफर कमाली आए, आपने अकबर इलाहाबादी। शायर को मिस कहाँ मिली? बरक़े कलेसा, बर्क का मतलब होता है बिजली, कलेसा का मतलब होता है उन लोग का जो गिरजाघर नहीं होता है वही। कलेसा में कहाँ मिली? कलेसा में, यानी गिरजाघर की बिजली। लड़की को कहा गया बड़ी खूबसूरत बिजली सी होती है, ऐसा कि सामने वाला जो होती है वो बिजली का करंट खा जाता है उसको देख करके, तो इसीलिए उसका नाम दिया गया बरक़े कलेसा उस लड़की को। तो शायर को मिस कहाँ मिली? मिस कलेसा से हुआ मैं दो चार, है ना उसमें शायरी, तो वो कलेसा में मिली, गिरजाघर में, मंदिर, बाग, बाजार नहीं, कलेसा। शायर ने इस नज़्म में गुलशन फितरत के बाहर किसे कहा है? गुलशन फितरत को कहा गया कि भाई तू तो गुलशन फितरत है, यानी कि उसमें उनकी इतनी तारीफें हुई हैं मिस कलेसा की, वो जो लड़की होती है
तो मिस को कहा, किसको? मिस को। मिस कहा वही कलैसा जो लड़की होती है, मिस को कहा। फिजा को, फितरत को, महल को नहीं, मिस को। अच्छा, अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या था बताइए? अकबर हुसैन। अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या था? अकबर हुसैन नाम था, याद करेंगे आप। अब आते हैं अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई? 1854 में, 1844 में, 1846 में? नहीं, 1854 ईस्वी में अकबर इलाहाबाद की जो है पैदाइश हुई थी, याद कर रखेंगे आप। ओके, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई? 1854 ईस्वी में। अब आते हैं फिर से हम कि अकबर इलाहाबादी के वालिद कौन थे? ये मोस्ट वीवीआई है। तो सैयद फजल मोहम्मद, सैयद फजल मोहम्मद, सैयद फजल मोहम्मद। शकील मोहम्मद आए, अकील मोहम्मद आए, सैयद मुआज मोहम्मद आए, आपने सैयद फजल को ही याद रखना और चुनना है और लिखना है, सैयद फजल मोहम्मद। ठीक है। एक और, अकबर इलाहाबादी के अहलिया, उनका इंतकाल कब हुआ? उनकी अहलिया जो थी वो इंतकाल हो गई थी, उनका भी जिक्र है और तारीखें जो है वो इंतकाल भी है। 1 अक्टूबर 1910 ईस्वी में अकबर इलाहाबादी के अहलिया का इंतकाल 1 अक्टूबर 1910 ईस्वी में हुआ था, याद करेंगे, याद रखिएगा। 1 अक्टूबर 1910, 2 अक्टूबर 1940 आए, 2 अक्टूबर 1950 आए, 2 अक्टूबर 1926 आए, आपने किसी को नहीं चुनना है, याद करना है 1 अक्टूबर 1910। अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया? अकबर इलाहाबादी जो थे मुसन्निफ शायर, उनको खान बहादुर के खिताब से नवाजा गया था 1898 ईस्वी में। यह खिताब उनको मिला था एक बाज़ाब्ते एक फंक्शन में, और वो खिताब उनको मिला था कि खान बहादुर से, क्या? खान बहादुर नाम से 1898 ईस्वी में। कब? 1896 नहीं, 1899 नहीं, 1897 नहीं, 1898। अब आते हैं कि बेचारे सब को एक दिन इंतकाल होना है। तो अकबर इलाहाबादी का इंतकाल कब हुआ? ये भी दुनिया से खोज कर गए। 9 सितंबर 1921 को, 9 सितंबर 1921 को अकबर इलाहाबादी का इंतकाल हो गया। कब हो गया? 9 सितंबर 1921 को, याद करेंगे आप, याद रहे। अकबर इलाहाबादी किस तरह की शायरी के सबब मशहूर हुए? यानी ये जो सबकी अपने अपने शायरी का क्या है, एक ये जो होती है कि कोई ज़रीफ़ाना लिखते हैं, एक अंदाज होता है, सबका एक तरीक़ा होता है कि एक सब्जेक्ट होता है जो वो लोग चूज़ करते हैं कि हमें कौन से सब्जेक्ट में शायरी करना है। मरसिया लिखते थे, कसीदा लिखते थे, अदबियाना लिखते थे, ज़रीफ़ाना लिखते थे? नहीं, अकबर इलाहाबादी जो है वो ज़रीफ़ाना शायरी करते थे। ज़रीफ़ाना कहा जाता है जिसमें शोखी, मज़ा या मज़ा, यानी कि थोड़ा सा फ़नी बातें भी हो और थोड़ी शोखी भी हो, थोड़ी मज़ा हो, ये इंसान का दिल जो है बिल्कुल खुशगवार हो जाए, तो वो ज़रीफ़ाना शायरी करते थे। ज़रीफ़ाना कौन सी शायरी? अदीबाना नहीं, मरसिया नहीं, कसीदा नहीं, ज़रीफ़ाना शायरी करते थे, याद रखेंगे। ये मौसीक़ी हो गया। बरक़े कलैसा से हुआ मैं दो चार, ये वाला जो हो गया सॉल्व हो गया। अब हम आएंगे किस पे? गमे अरशद पे आ जाते हैं। ठीक है, गमे अरशद 2 तारीखें वाहिद नसीर अता काकवी हैं। कौन? इसके मुसन्निफ, गमे अरशद के जो मुसन्निफ हैं वो है अता काकवी, याद रखिएगा। ये उन्होंने जो है अपने बेटे की मौत पर लिखा था। किसने? अपने बेटे की मौत पर। जब वो इंतकाल हो गए तो उनके दिल में बहुत गम था। जो बेटे का इंतकाल, जाहिर सी बात है, अपनी औलाद जो खो देते हैं उनके दिल में तो गम का पहाड़ रहता है। तो ये कतात है, क्या है? कता है। 2 तारीखें वाहिद नसीर। अता काकवी ने गमे अरशद किसकी मौत पर लिखा? गमे अरशद यानी अपने बेटे की मौत पर। अता काकवी ने गमे अरशद यानी उनके बेटे का बहुत गम था, तो उन्होंने जो लिखा उन्होंने तो अपने बेटे के, मतलब गमे अरशद के नाम से लिखा, उनके जो कता का नाम था। गमे अरशद के मुसन्निफ कौन है? अता काकवी। कौन है गमे अरशद के मुसन्निफ? यगाना चंगेज़ी, सरदार जाफरी, शाद अजीमाबादी, अता काकवी। जी हाँ, अता काकवी, आपने चारों में से चुनना है, अता काकवी। जी, अरशद काकवी और अता काकवी का क्या रिश्ता था? अरशद उनके बेटे का नाम था। बेटे के गम में इस तरह से वो थे डूबे हुए कि उन्होंने अपने गम को शायरी में निकाला, उन्होंने, अता काकवी ने, और अपने बेटे के गम में लिखा उन्होंने कता। तो अरशद के नाम से गमे अरशद, यानी अरशद का गम। गमे अरशद मुसन्निफ कौन है? अरशद काकवी और अता काकवी का रिश्ता क्या था? बाप बेटे का। कौन सा रिश्ता था? जब जाहिर सी बात है बेटे के गम में लिखा तो बाप बेटे का रिश्ता था। अददी एतबार से जो किस अदद के बराबर है?
यानी अददी एतबार से जो को जो उर्दू में है वो किस अदद के बराबर समझा जाता है? तो जो को 900 अदद के बराबर, जो को अददी एतबार से जो को 900 अदद के बराबर समझा जाता है। 1000 नहीं, 800 नहीं, 700 नहीं, 900। मोहम्मद किस अदद के बराबर है? ये जो मोहम्मद है उनकी भी एक आदाद तय है कि वो किस अदद के बराबर हैं। तो 92 अदद के बराबर है। कितने किसके? आपने आएगा 786, 507, 808 नहीं, 92 अदद के बराबर है मोहम्मद। जी हाँ, 92 अदद के बराबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु, मोहम्मद सिर्फ मोहम्मद नाम, इतना याद रखिएगा, हो जाएगा बिल्कुल। ये तो हो गया आपका गमे अरशद, ये भी फिनिश हुआ। गजलियात पर अब आते हैं। रासिख अजीम आबादी। गजलियात जो है वो उनके जो मुसन्निफ है वो है रासिख अजीम आबादी। कौन है? रासिख अजीम आबादी। और ये गजलियात है। रासिख का असल नाम क्या था? वीवीआई ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। रासिख का असल नाम था शेख गुलाम अली। कौन, क्या नाम था? शेख गुलाम अली। उसके बाद आते हैं सब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शेख गुलाम मोहम्मद आए, शेख मोहम्मद वली आए, कुछ नहीं, आपने शेख गुलाम अली को चूज करना। रासिख की पैदाइश कब हुई? रासिख की पैदाइश 1757 ईस्वी में हुई। 1758 आए, 1755 आए, याद रखिएगा 1700 में हुई। और कहाँ कब हुई? तो 1757 ईस्वी में हुई रासिख अजीम आबादी की पैदाइश, यानी वो पैदा हुए थे उसी ईस्वी में। रासिख के वालिद का क्या नाम था? शेख मोहम्मद फैज नाम था। रासिख जो थे रासिख राइटर, उनके जो वालिद का नाम था शेख मोहम्मद फैज थे। शेख फैज अहमद, शेख मोहम्मद फैज, शेख फैज अली, कंफ्यूज नहीं होना है। शेख मोहम्मद फैज, शेख मोहम्मद फैज रासिख साहब के वालिद का नाम। रासिख किस मशहूर शायर के शागिर्द थे? मीर तकी मीर बहुत बड़े गुजरे हुए ज़माने के मशहूर शायर रह चुके हैं। तो ये रासिख जो थे, रासिख अजीम आबादी, वो उन्हीं के शागिर्द रह चुके हुए गुजरे हुए ज़माने में। ठीक है, याद रखिएगा किसके शायर थे? मशहूर शायर के, कौन से मशहूर शायर के शागिर्द थे रासिख अजीम आबादी? मीर तकी मीर के। रासिख की वफ़ात कब हुई? यानी रासिख अजीम आबादी की वफ़ात कब हुई? 1822 में, 1823 में, 1824 में, 1825 में? नहीं, 1823 में हुई रासिख अजीम आबादी की वफ़ात। याद रखिएगा, रासिख अजीम आबादी की 1823 में हुई। पैदाइश डेट जो है उनका वो है 1757 में, और 1800 जो है 27 में उनका इंतकाल हो गया। ये हो गया। अब आते हैं, रासिख का पूरा नाम क्या था? ये तो रासिख का पूरा नाम शेख गुलाम अली था। ये हो गया। चलिए हम इनके बारे में भी जान गए हैं, गजलियात। ये हो गया। वीवीआई चैप्टर का बता रहे हैं। वीवीआई चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, तज़हीके रोजगार। तज़हीके रोजगार जो है, इनके जो मुसन्निफ है वो है मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा। मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा है तज़हीके रोजगार के राइटर, मुसन्निफ। ठीक है, हम सबसे पहले आएंगे इस पर, तज़हीके रोजगार पर। उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कौन था? उर्दू का पहला कसीदा गो शायर जो थे नुसरती। क्या नाम था उनका? जो पहले कसीदा गो शायर थे वो नुसरती थे। वली दुकनी, फायज, मुल्ला वजी नहीं, मुल्ला वजी नहीं, वली दुकनी नहीं, नुसरती। याद रखिएगा कि उर्दू के जो पहला कसीदा गो थे शायर कौन थे? तो कौन थे बताइए? नुसरती थे, नुसरती, नुसरती। किस सिर्फ शायरी में तारीफ और तौसीफ किया जाता है? यानी कि शायरी का जो होता है ना, अपना अपना ये बना हुआ है, उसका एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। ठीक है ना, कि कसीदा जो होगा उस शायरी में आपने किसके बारे में करना है? गम वाला, खुशी वाला, हर शब शेर का एक जो है डिपार्टमेंट बना हुआ है, एक नाम दिया हुआ है कि मरसिया, कसीदा, मसनबी, गज़ल, कसीदा। यानी कि तारीफी वो शायरी, वो शेर जिसमें शायर किसी को की तारीफ कर रहा हो, किसी को तारीफी जुमले जो है कसे जा रहे हैं, उसे हम कसीदा कहते हैं। कहते हैं अरे भाई उसका तो वो कसीदा पढ़ रहा है, यानी कि तारीफे पर तारीफे। वो शायरी जिसमें शायर किसी की तारीफ बयान करता है उसे कसीदा कहते हैं। तो किस सिर्फ शायरी में तारीफ और तौसीफ किया जाता है? यानी शायरी की कौन सी वो लिखावट है, कौन सी लिखावट है जिसमें किसी की तारीफ की जाती है, तौसीफ की जाती है? तो कसीदा, कसीदा, कसीदा। ओके, ये समझ गए? सौदा की पैदाइश कब हुई? सौदा की पैदाइश कब हुई? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। सौदा की पैदाइश 1713 ईस्वी में हुई। सौदा की पैदाइश
1713। मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा, तज़ीके रोजगार जो है उनके जो मुसन्निफ है मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा, इतना नंबर याद है। सौदा उनका तखल्लुस था, सौदा उनका तखल्लुस था, जी हाँ याद रखिएगा, सौदा उनका तखल्लुस है मिर्जा रफ़ी साहब का, तो इसलिए उनके बारे में पूछा जाए। सौदा की पैदाइश कब हुई? 1713। मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब की जो पैदाइश हुई वो 1713 में हुई। 14 आएगा, 15 आएगा, 1813 आएगा, 1920 आएगा, नहीं, आपने 1713 ईस्वी को ही चुनना है। सौदाम यानी कि मिर्जा मोहम्मद रफ़ी साहब सौदा के वालिद का क्या नाम था? मिर्जा मोहम्मद शफी नाम था। क्या नाम था? तकी आए, शफी, मिर्जा मोहम्मद शफी आए, मिर्जा मोहम्मद शफीक आए, मिर्जा मोहम्मद तकी आए, आपने मिर्जा मोहम्मद शफी को ही चुनना है। अंडरस्टैंड? सौदा का इंतकाल कब हुआ? सौदा का इंतकाल कब हुआ? 1780 ईस्वी में, 1729 में, 1771 में, 1772 में, 1771 ईस्वी में सौदा का इंतकाल हुआ था। कब इंतकाल हुआ? यानी कि ये इनके बारे में कहा जा रहा है, मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा, उनका इंतकाल हुआ कब? 1781 में। 1713 में पैदा हुए और 1751 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। ठीक है ना? किसका? मिर्जा मोहम्मद रफ़ी साहब का 1781 में इंतकाल हुए और 1700 यानी कि 1717 इंतकाल और ईस्वी जो है उनका 17 ही 17 है, बस 13 में 1713 में पैदा हुए और 1781 में इंतकाल हो गए, इतना याद रखिएगा। ठीक है ना? तो ये भी आपका फाइनल हुआ, यानी कि ये फिनिश हुआ ये भी चैप्टर। हम आएंगे अब, ठीक है, अब आएंगे हम इब्राहिम सुक्का पर। ठीक है, इब्राहिम सुक्का जो है, इनके जो राइटर है वो है कौन बताइए? सलाम बिन रज़्ज़ाक़, या सॉरी इसमें अमीर हनफी लिखा गया है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ है इनके जो राइटर है। इसमें जो है उनके बारे में कहा गया है कि इसमें जो उन्होंने जो है पूरा मुआशरे की सच्चाई बयान की है कि ये इब्राहिम सुक्का जो रहते हैं वो एक बिश्ती जो है, बिश्ती रहता है एक लड़का, उसमें उसके बाद वो लड़का जो है एक गांव की एक बेदार खां की बहन से इश्क कर बैठता है, बहुत बड़े घर की वो लड़की रहती है, तो लेकिन उनसे उनकी शादी नहीं हो पाती, लास्ट में दोनों की मौत हो जाती है, वो भी लड़की मर जाती है और उनकी कब्र से लिपट कर ये भी लड़के मर जाते भिश्ती। तो उन्होंने ये बताया कि अभी भी हमारे ज़माने में मतलब उन्होंने सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने इस चैप्टर में कि मुआशरे की सच्चाई ये है कि आज भी दुनिया जो हाई लेवल कास्ट हैं, जिनको पैसा ज़्यादा है, जो स्टेटस में हर तरह से हर लिहाज से जो हाई लेवल पर हैं, तो वो लोग अभी भी जो निचले पसमानदा लोग हैं, पसमानदा तबके के लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, कम कमाने वाले हैं, जिनके घर बहुत बड़ा नहीं, बस गुजारा हो रहा है, उनको अभी भी नीचा समझा जाता है। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव दुनिया में, मुआशरे में अभी भी है और इस तरह से उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा मुतासिर है। उनको जो है उनसे एक तरह से जीने का हक छीना जा रहा है, जो अगर उनको किसी से मतलब कि अभी भी इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन है कि जान चली जाती है, लेकिन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने मुआशरे की सच्चाई इसमें बयान किए हैं और बड़ाई दर्द छलकाया उन्होंने। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को किस साल साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने को एक जो है वो साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया। क्या इनाम से? कब, कौन से सना में पूछा जा रहा है? 2004 में। 2001, 2003, 2001 आए, 5 आए, आपने 2004 को चुनना है। किन दो जुबानों के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ से अदबी ताल्लुक़ है? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ से अदबी ताल्लुक़ है किन दो ज़बानों के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को? तो उर्दू और हिंदी। उर्दू और हिंदी से उनको अदबी लगाव है, अदबी ताल्लुक़ है, जी हाँ, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को। अरबी, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, मराठी आएगा, आपने नहीं चूज़ करना है, उर्दू और हिंदी को। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के हिंद हुआ है अफसानों का, कब हुआ ये पूछा जा रहा है, ईस्वी। तो 1988, 1997 आए, 1988, 98 आए, आपने किसी को नहीं चुनना है, बस 1988 को चुनना है।
इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी? पहली तक, तीसरी तक, दूसरी तक, तीसरी तक। यानी कि इब्राहिम सुक्का जो थे उसमें उनकी जो है कहाँ तक तालीम थी? तो तीसरी तक, यानी तीसरी क्लास 3 ही तक ही पढ़े थे वो, तीसरी जमात तक ही। इब्राहिम सुक्का किससे मोहब्बत करता था? वही जो मैंने कहा, गांव का एक भिश्ती लड़का रहता है जिसका नाम रहता है इब्राहिम, और सलाम बिन रज़ाक के यहाँ वो क्या करते हैं, काम वाम करते हैं, और उनसे उनको बड़ा अटैचमेंट रहता है, उनको बहुत इज्जत करते हैं सलाम बिन रज़ाक के वो लड़का। बेदार खान देशमुख की बेटी से, इसकी बेटी से, बेदार खान देशमुख की बेटी, बहुत बड़ा रहता है वो गांव का, बेदार खान जो है बहुत बड़ा आदमी, और उनकी बेटी से, देशमुख की बेटी से वो मोहब्बत कर बैठता है, जिसकी सजा उन्हें क्या मिलती है? मौत। वो लड़की भी मर जाती है और ये भी। शादी इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि उनको, वो बहुत पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लॉयर कास्ट रहते हैं, हर लिहाज से कमतर रहते हैं, और इन्हीं समाज की डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो अभी तक ख़त्म नहीं हुए, वो उनकी मोहब्बत उनकी नज़र हो जाती है और उनकी जान चली जाती है। यानी कि आज भी जो है वो, उन्होंने ज़माने की सच्चाई बयान की, मुआशरे की सच्चाई। इस अफसाना में किस गांव का किस्सा बयान किया गया? धूरन गांव का। धूरन गांव का उन्होंने, एक धूरन गांव है जहां वो सलाम बिन रज़ाक बहुत पहले जो पढ़ते थे, और फिर उन्हीं गांव में उनको जॉब मिलती है, मुलाजिमत, तो वो जाते हैं उसी गांव में। उन्होंने जो इसमें बयान किया गया है, ठीक है ना, तो वो वही लिखते हैं। वहाँ एक लड़का होता है भिश्ती। धूरन गांव, गुरगांव, माली गांव, आलिशान गांव, आपने इतने सारे गांव का नाम आएगा, लेकिन धूरन गांव ही आपको लिखना है। अफसाना इब्राहिम सुक्का के खालिक कौन है? यानी कि खालिक का मतलब होता है बनाने वाला। इब्राहिम सुक्का के जो अफसाना है, ये एक अफसाना है, इसको लिखा किसने है, बनाया किसने है? तो सलाम बिन रज़ाक ने। किसने? मंचू साहब ने, शफी जावेद ने, सब, सज्जाद हैदर, ये सब गुजरे हुए ज़माने के बहुत बड़े बड़े मुसन्निफ हैं। तो आपने इनका नाम नहीं लिखना है, चुनना है सलाम बिन रज़ाक चुनना है। अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला भैंसा कौन थे? अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला भैंसा कौन थे? स्कूल इंस्पेक्टर और तालिब इल्म, स्कूल टीचर और सरपंच का लड़का, मुखिया और सरपंच, दुकानदार और खरीद? नहीं, स्कूल टीचर और सरपंच का लड़का रहते हैं। कौन? अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला भैंसा, इसमें लिखा हुआ है। कौन रहते हैं वो दोनों? स्कूल टीचर और सरपंच का लड़का। इब्राहिम सुक्का अफसाना का मरकजी किरदार कौन है? यानी कि इब्राहिम सुक्का अफसाना का मरकजी किरदार जो है वो कौन है? तो इब्राहिम सुक्का अबू, यानी कि अबू इब्राहिम सुक्का मरकजी किरदार में कौन है? उसमें वो लड़का जो इब्राहिम सुक्का भिश्ती रहता है, ठीक है, ठीक। मरकजी किरदार, मेन कैरेक्टर वही है। इब्राहिम सुक्का की मौत किस हालत में हुई? किस हालत में? बताइए। महबूबा की कब्र से लिपटे। कहने का मतलब है वो जो बेदार खान देशमुख की बेटी रहती है, उनका इंतकाल हो जाता है, उन्हीं की कब्र से लिपट करके इब्राहिम सुक्का जो है अपनी जान दे देते हैं। जो सलाम बिन रज़ाक सुबह सुबह जब जा रहे होते तो वो देखते हैं। कौन थे वो? इब्राहिम सुक्का। उनकी कब्र से लिपट करके अपनी जान देते हैं। अपनी महबूबा की कब्र से लिपट करके इब्राहिम सुक्का जान दे देते हैं सफ़र में, सजदा में। तो आपने अपने महबूबा की कब्र से ही, मतलब कि आपने लिखना है। सलाम बिन रज़ाक कब पैदा हुए? अब पूछा जा रहा है कि सलाम बिन रज़ाक की तारीख पैदाइश कब हुई? 10 नवंबर 1941 में। सलाम बिन रज़ाक की तारीख पैदाइश 10 नवंबर 1941 ईस्वी में। 10 नवंबर 1940 आए, 10 नवंबर 1950 आए, 10 नवंबर 1960 आए, या दिसंबर आए? आपने किसी को नहीं चुनना है। नवंबर नवंबर नवंबर, साल के 11वें महीने में उनकी पैदाइश हुई, नवंबर 1941 में। सलाम बिन रज़ाक कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए? सलाम बिन रज़ाक कहाँ पैदा हुए? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पैदा हुए वो? महाराष्ट्र में। उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड, कुछ भी आए आपने नहीं लिखना है, आपने लिखना है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। सलाम बिन रज़ाक कहाँ पैदा हुए? महाराष्ट्र में। ये रहा आपका इब्राहिम सुक्का। ये चैप्टर भी आपका फिनिश हुआ, ठीक है ना? ओके, अब हम जाएंगे प्रॉमिस पे। कंप्लीट। अब हम आएंगे खेती, सॉरी प्रॉमिस पर आएंगे, ठीक है। ये जो है प्रॉमिस, इसकी जो राइटर है, मुसन्निफ है, वो फीमेल है, यानी कोई लेडी है, जिलानी बानो। कौन? जिलानी बानो है इसकी जो है राइटर, ठीक है। अब आते प्रॉमिस जो है उन्होंने इसलिए लिखा था जिलानी बानो ने, इसलिए कि ताकि उन्होंने मुआशरे की सच्चाई को बयान किया था कि एक माँ बाप बच्चों को किस तरह से शफ़क़त से, मोहब्बत से, क्या क्या सेक्रीफाइसेस होते हैं उनके पीछे, पालने पोसने के, बड़े करने के, उनको कामयाब बनाने के पीछे। और जब बच्चे बड़े होते हैं बेटे, तो माँ बाप की कोई परवाह नहीं होती, बहुत कम लोग होते हैं जो परवाह करते हैं।
और वो छोड़ करके दियारे गैर में अपने मुल्क शिफ्ट हो जाते हैं। इसी तरह से की कहानी है प्रॉमिस में, जो एक माँ अपने बच्चों के लिए तड़पती है, बेटों के लिए कि वो उनके पास आए, उनको उनकी तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत होती है, उनके साथ की ज़रूरत होती है, लेकिन उस बुढ़ापे में उनके पास कोई नहीं रहता है। तो ये आप मैंने झलकियाँ दिखा दी हैं चैप्टर की, ताकि आप समझ आए। जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई, ये जो क्वेश्चन अगर आएगा तो आप क्या लिखेंगे? 14 जुलाई 1936। जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? जुलाई में हुई थी, 14 जुलाई 1936। अगर आपको क्वेश्चन में आएगा 14 जुलाई 1934, 14 जुलाई 1935, 14 जुलाई 1937, तो आपने कुछ नहीं, 14 जुलाई 1936 को चुनना है। अब आगे, जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई, यानी कि अब तो ये तो तारीख पैदाइश थी, जगह कौन सी थी जहाँ वो पैदा हुई? तो लखनऊ, बदायूं, अलीगढ़, दिल्ली, नहीं, बदायूं में वो पैदा हुई। जिलानी बानो कहाँ पैदा हुई? बदायूं में पैदा हुई। जिलानी बानो की एक अफसाने का नाम बताइए। इनके अफसाने का जो नाम है वो 4 पीस आपको अगर ऑप्शन आए 4 अदद, 4 अदद, प्रॉमिस, परवान, नगमे का सफर, जुगनू और सितारे, तो आपने प्रॉमिस लिख दीजिएगा कि ये बहुत ही पॉपुलर चैप्टर है, बहुत ही मशहूर और मारूफ है जो इन्होंने लिखा है अफसाना, और ये एक अफसाना है, याद रखिएगा। तो जिलानी बानो के अफसाने का नाम बताइए, अगर आएगा ऑब्जेक्टिव में तो आपने प्रॉमिस ही लिखना है। अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है? जमशेदपुर, ख्वाजा भी, खुर्शीद, अम्मू। मरकजी किरदार है, उनमें अम्मू रहती है, जो सबकी मम्मी रहती है, माँ रहती है, वालिदाए मोहतरम, मरकजी किरदार उन्हीं को दिया गया है जी, ठीक है। प्रॉमिस में, अफसाना प्रॉमिस में, प्रॉमिस अफसाने के 2 किरदारों के नाम बताइए। प्रॉमिस अफसानों के 2 किरदारों के नाम, उसमें जो है नाम बहुत सारे हैं, ख्वाजा भी, हमीद, बाप, दादा, दोस्त, पड़ोसी, मेहमान, मेजबान, इतने सारे मरकजी किरदार उसमें होते, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो उनमें 2 किरदारों का नाम आपको कहा जा रहा है। तो ख्वाजा भी और हमीद याद कर लीजिए। जिलानी बानो में ख्वाजा भी और हमीद। कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था? ख्वाजा भी, हमीद, अम्मू, जमशेद, नहीं, अम्मू जो अम्मी जान होती हैं घरों में, जो अपने बेटे का इंतजार कर रही होती हैं, तो उन्हीं के बदन में कैंसर का मर्ज जो है वो फैल गया था, याद रखेंगे। ओके, कैंसर का मर्ज किसको? अम्मू जान को फैल गया था, जो उनके जो मरकजी किरदार है उनको, मेन कैरेक्टर। ख्वाजा भी कौन थी? खादिमा, बहन, चची, दादी। खादिमा थी। ख्वाजा भी कौन थी? जो उनके घर में एक रहती थी, तो बहुत पुरानी खादिमा, जो सर्वेंट, खादिमा थी, ख्वाजा भी उनका नाम था जी। ग्रैंड मम ने अपने 4 बेटों के साथ जिंदगी एंजॉय करने का प्रॉमिस क्यों नहीं किया? बात किसने कही? बेटी, बेबी, मालकन, खादिमा, बेबी। ग्रैंड मॉम जो होते हैं, ग्रैंड मॉम ने अपने 4 बेटों के साथ जिंदगी एंजॉय करने का प्रॉमिस नहीं किया, यानी कि उन्होंने जो प्रॉमिस बेटे लोगों ने करवाई, तो उन्होंने प्रॉमिस नहीं कहा। बात किसने कही थी? यानी ये बात किसने कही थी कि ग्रैंड मॉम ने अपने 4 बेटों के साथ जिंदगी एंजॉय करने का प्रॉमिस नहीं किया था? ये बेबी ने कहा था। किसने? बेटी, बेबी, मालकन, खादिमा, बेबी ने कहा था। ये एक कैरेक्टर है बेबी प्रॉमिस अफसाना में। अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस किया था? जनाजे को कांधा देने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, मुलाकात के लिए, इंतजाम के लिए, जनाजे को कांधा देने के लिए क्या प्रॉमिस किया था अपने बच्चों से? उनकी मम्मी जान ने कि मेरे जनाजे को तुम कांधा जरूर देना। सब बेटों ने उनसे प्रॉमिस किया था, बेटों से वो। अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए, ये बात किसने कही थी? छोटी बहू, बड़ी बहू, ख्वाजा भी, हमीद। जब आती हैं वो लोग वहां पर देखने के लिए, बेटों के साथ बहुएं अभी आती हैं, तो उन्हें क्या कहती हैं? उनकी खिदमत करने के बजाय उनकी बहू उन्हें क्या कहती हैं, बड़ी बहू, कि अम्मू आप यासीन शरीफ पढ़िए और अल्लाह को याद कीजिए। यानी उनको ज़रूरत होती है उनके मोहब्बत की, तवज्जो की, अपने बच्चों की, अपनी बहू की, और उनको ये बात कही जाती है कि आप यासीन शरीफ पढ़िए और अल्लाह को याद कीजिए, आपके जाने का वक्त आ गया। ये बात उनकी बड़ी बहू कह दी है। कौन कह दी है? बड़ी बहू। अम्मू दुखी क्यों थी? बेटों को जाते देख लिया था, रोते देख लिया था, हंसते देख लिया था, उनमें कहीं नहीं, बेटों को जाते देख लिया था। यानी उनके बेटे जो आते हैं ना, जब अम्मू जान बहुत बीमार होती है देखने के लिए, तो अपनी अपनी जो वाइफ होती है उनकी, वो कहती है नहीं नहीं अम्मू जान ऐसे ही बीमार पड़ती रहेंगी तो क्या हम इतने सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, हम आते रहेंगे उनको देखने के लिए? हम चुपचाप सुबह में यहाँ से निकलते हैं हम लोग, और वो उनके हस्बैंड तैयार हो जाते हैं, माँ को उसी हालत में छोड़कर वो लोग सुबह सवेरे इस अफसाने में सामान वगैरह पैक करते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं उसी हालत में माँ को छोड़ करके। तो उन्हें लगता है कि माँ की आंख लगी हुई है, पर वो अपने बच्चों से बाखबर रहती है हर बातों से, और उन्हें वो जाता हुआ देख लेती है कि उन्हें छोड़ करके उनके बच्चे बीमारी की हालत में जा रहे हैं, जिस वक्त उनको अपने बच्चों की ज़रूरत होती है, बेटों, खासकर उनके बेटे। तो अम्मू जान ने देख लिया था, किसको? बेटों को जाते देख लिया था, याद रखिएगा। जिलानी बानो की शादी कब हुई? शादी 1959 में हुई। कब हुई उनकी? जिलानी बानो की शादी हुई 1957, 1958, 1980 ऐसे आए तो आपने कुछ नहीं, 1958 में, सॉरी 59 में जिलानी बानो की शादी हुई। जिलानी बानो को 2 अफसानवी मजमूए के नाम लिखिए।
दो अफसानवी मजमुआ का नाम लिखा, यानी दो अफसानों के नाम लिख दीजिएगा। क्या? आदम इंसान, रात के मुसाफिर, रोज का किस्सा। तो आपने कुछ नहीं, आदम इंसान और रात के मुसाफिर लीजिए, रोज का किस्सा लीजिए। क्या? रात के मुसाफिर और रोज का किस्सा दो अफसाना का नाम है, आप लिख दीजिएगा। अगर आपको कहे कि अफसानवी मजमुआ, अफसानवी ये मजमुआ है, तो आपने याद करना होगा, लिखना होगा। जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था? अल्लामा हसन, अल्लामा हैरत बदायूनी, अल्लामा हसरत, अल्लामा हसन, अल्लामा हैरत बदायूनी। तो जिलानी बानो के वालिद का नाम था अल्लामा हैरत बदायूनी। क्या नाम था? जिलानी बानो के वालिद का नाम अल्लामा हैरत बदायूनी नाम था, याद रखिएगा, अल्लामा हैरत बदायूनी। अब आते हैं, कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड से नवाजा गया था जिलानी बानो को, याद रखिएगा। ये फीमेल मुसन्निफ है और मुसन्निफा है, और इनको जो है हाली अवार्ड से नवाजा गया था, कौमी हाली अवार्ड से, हिंद कौमी हाली अवार्ड से। किसको? जिलानी बानो को। किसको नवाजा गया? अगर आएगा क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि किसको नवाजा गया, तो आप जो है बोलेंगे क्या? जिलानी बानो, गजाल, ज़ेगम, अहमद जमाल पाशा, सआदत हसन मंटू। नहीं, आपने जिलानी बानो को लिखना है, क्योंकि हिंद कौमी हाली अवार्ड से जिलानी बानो को नवाजा गया था। ये जिलानी बानो का जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव था, ये आपको बनाइए। तो ये हो गया सॉल्व। अब आते हैं खेती। किस पर आएंगे हम? खेती पर आएंगे। ये भी मोस्ट वीवीआई है कि खेती के जो राइटर है वो है अमीर हनफी। कौन है? इस पर खेती के बारे में, खेती बाड़ी जो होती है ना, वो उसी के बारे में उन्होंने जो है इनमें कहा। ये भी एक नज्म है। क्या है ये नज्म है खेती, याद रखिएगा। यानी खेत जो करते हैं, खेती बाड़ी जो किसान होते हैं, उन पर इन्होंने ये शायर लिखा कि कितनी मेहनत से फसल तैयार होती है, उनके पीछे जो एक फसल तैयार होने के पीछे एक फार्मर की, किसान की कितनी बड़ी मेहनत होती है। ये बहुत ही गौरव फिक्र की बात है। उन्होंने इस अफसाने में उस फिक्र को की झलकियां, उस फिक्र को जाहिर किया और पूरी फिक्र को उन्होंने इसमें दिखाया है जी। नज़्म खेती के जो है मुसन्निफ शायर है वो है अमीर हनफी। अब आते हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव। खेती नज्म की हैत क्या है? यानी पाबंद नज्म है, मारी नज्म है, आज़ाद नज्म है, नसरी नज्म? नहीं, आज़ाद नज्म है। कौन है ये? खेती किस तरह की नज्म है आपसे पूछा जा रहा है। एक आज़ाद नज्म है ये। खेती नज्म के शायर कौन है? अमीर हनफी। कौन है? खेती नज्म किसने लिखा था? अमीर हनफी ने लिखा था। आपको कोई भी आए, जफर कमाली, अता काकवी, सरदार जाफरी, कुछ नहीं, आपने बस अमीर हनफी लिखना है। सब्ज को जर्री बनाने की इजाजत हमें मरहमत देता है। ये जुमला किसके बारे में है? यानी कि वक्त के बारे में। वक्त के बारे में। तमाम इंसान किसकी खेती है बताइए? जिन, फरिश्ता, वक्त, उनमें कोई नहीं, वक्त की। यानी उन्होंने खेती इसलिए लिखा कि हम सब इंसान क्या है? वक्त की खेती है। कौन है? हम सारे जो इंसान हैं दुनिया में वक्त की खेती है। वक्त जिस तरह से चाहे हम लोग को क्या करता है? हमारी ज़िंदगी की फसलों को तैयार करता है। हमारी ज़िंदगी को जिस तरह से चाहे वो चढ़ाता है, इस तरह से चाहे जो हमारी ज़िंदगी के बीज को बोता है, जिस तरह से चाहे वो हमारी ज़िंदगी और हमें जिस तरफ चाहे वो घुमाता है, फिराता है। हम लोग सब वक्त की खेती है। इसलिए उन्होंने इंसानों की ज़िंदगी पर लिखा कि हम सब इंसान वक्त की खेती हैं। वक्त हमें कब चाहे निगल जाए, वक्त हमें कब चाहे परवान चढ़ा दे, वक्त हमें कब चाहे गिरा दे। वो जैसे चाहे हमें परवान चढ़ाता है, ये वक्त की मर्जी होती है। तमाम इंसान किसकी खेती है? वक्त की। खेती नज्म का मरकजी किरदार कौन है? रात, दिन, शाम, वक्त। मरकजी किरदार वक्त है, यानी वक्त ने उनको मरकजी किरदार ठहराया उनमें, खेती नज्म में, और वक्त की अहमियत को बताया और ये कहा इंसानों को कि हम सब इंसान वक्त की खेती हैं और वक्त से के बगैर हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं। सारा काम वक्त में ही होता है। हम जीते वक्त में, मरते वक्त में। हमारी ज़िंदगी के कोई भी काम होते हैं वो वक्त में ही होता है। अमीर हनफी की पैदाइश कब हुई? अब आते हैं 1928 में। कब हुई पैदाइश? 1925 में, 1926 में, 1957 में, 27 में? नहीं, अमीर हनफी की पैदाइश हुई 1928 में हुई। कब हुई? 1928 में। ये याद करना पड़ेगा आपको। अमीर हनफी का असल नाम क्या है? अब्दुल अजीज। ये मोस्ट वीवीआई हम आपको बता रहे हैं जिससे क्वेश्चन आते ही है। अब्दुल अजीज हनफी नाम था उनका। अमीर हनफी का असल नाम क्या था? अब्दुल अजीज हनफी। ये आपको याद करना पड़ेगा, प्लीज याद कर लीजिएगा और सुन लीजिए अच्छी तरह से, याद खुद हो जाएगा। अब्दुल कदीर हनफी कुछ भी आए आपने कुछ नहीं। अब्दुल कुद्दूस हनफी, अब्दुल वदूद कुछ नहीं। अमीर हनफी, अब्दुल अजीज हनफी, अब्दुल अजीज हनफी याद करना है।
अमीर खनवी का इंतकाल कब हुआ, यानी कि जो नज्म खेती के जो शायर हैं उनका इंतकाल कब हुआ? 1988 में। 1928 में जो पैदा हुए, याद रखिएगा 1928 में उनकी पैदाइश है और 1988 में अमीर खनवी साहब इंतकाल हो गए। कब? 1928 में। अमीर खनवी का पहला मजमुआ कौन है? संग पैराहन, शहजादा, शबे गश्त, सिंदबाद। उनका जो पहला मजमुआ है वो संग पैराहन है। अमीर खनवी का पहला मजमुआ संग पैराहन है, ये आपको याद करना पड़ेगा, मजमुआ है अमीर खनवी का। अमीर खनवी का एक तवील नज्म का नाम बताइए, यानी कि अमीर खनवी के एक नजीम, एक तवील यानी कि बहुत ज्यादा लॉन्ग नज्म है, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। सिंदबाद। सिंदबाद जहाजी का नाम सुना होगा आपने, बचपन में जो कहानी पढ़ते थे हिंदी में, सिंदबाद जहाजी, उर्दू में सिंदबाद जहाजी, जो एक टापू पर छूट जाते हैं, तो वही सिंदबाद है। उनका जो सबसे तवील नज्म है सिंदबाद है। अमीर खनवी ऑल इंडिया रेडियो में उनकी हैसियत क्या थी? अमीर खनवी ऑल इंडिया रेडियो में भी काम कर चुके थे, उनकी हैसियत क्या थी? वो स्टेशन डायरेक्टर थे। कौन थे? बहुत बड़ा होता था, अनाउंसर, खबर रीडर, स्टेशन डायरेक्टर, क्लर्क नहीं, स्टेशन डायरेक्टर थे अमीर खनवी ऑल इंडिया रेडियो में। जो उनकी मुलाजमत थी बतौर स्टेशन डायरेक्टर। जर्री से आप क्या समझते हैं? जर्री का मतलब होता है, कहते हैं ना गुलविशा, ये जर्री, वो जर्री, जर्री है आफ्ताब, जर्री है महताब, चमक। तो जर्री बहुत, जर्री का मतलब होता है सुनहरा, जर्री का मतलब होता है सुनहरा, गोल्डन। ये हो गया खेती का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव हमने बताया है, ये भी आपका हो गया, ये हो गया। अब हम आएंगे जो कुछ चैप्टर हैं जो अभी भी बाकी हैं, उनमें हम जा रहे हैं, हमने छोड़ना नहीं यार, सारे चैप्टर को कवर करना है ऑब्जेक्टिव का मोस्ट वीवीआई से। गुबार खातिर, गुबार खातिर से 3 खुतूत। अबुल कलाम आज़ाद, इसके जो है वो कौन है? खुतूत के राइटर जो है मुसन्निफ अबुल कलाम आज़ाद हैं। गुबार खातिर किस जमाने की तसनीफ है? कौन से जमाने में ये जो है लिखा गया था? 1942 से 1943 तक के ज़माने की, 1944 से 1945, तो 1942 से 1943 तक के ज़माने में लिखा गया था ईस्वी में। गुबार खातिर याद रखिएगा, उसी ज़माने में। गुबार खातिर के कितने खुतूत हैं? 1 2 3, 3 खुतूत हैं। गुबार खातिर के कितने खुतूत हैं? 3 खुतूत हैं। सदीक मुकर्रम कौन है? हबीबुर रहमान खां शेरवानी, जवाहरलाल अहलिया, मौलाना हुसैन मदनी, हबीबुर रहमान खां शेरवानी। कौन है? सदीक मुकर्रम कौन है? तो हबीबुर रहमान खां शेरवानी है। कौन है? हबीबुर रहमान खां शेरवानी। गुबार खातिर के खुतूत किस जेल से लिखे गए? अहमदनगर से, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद ने जो लिखा था खुतूत, 3 खुतूत, वो कहाँ से लिखे थे? अहमदनगर से, जेल से, अहमदनगर जेल से लिखे थे गुबार खातिर। मौलाना आज़ाद की तफसीर का नाम बताइए। तर्जुमानुल कुरान, तफसीरुल कुरान, तफहीमुल कुरान, मुआरिफुल कुरान। मौलाना आज़ाद की आपको क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? मौलाना आज़ाद की तफसीर जो उन्होंने लिखी थी उनका नाम पूछा जा रहा है। तर्जुमानुल कुरान, क्या? तर्जुमानुल कुरान, ये मोस्ट वीवीआई है, याद करिएगा। मौलाना जो है आज़ाद किस जुर्म में जेल गए थे? मौलाना आज़ाद जो है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनको जेल भेजा गया था किस जुर्म में? भारत की आज़ादी के लिए। उन्होंने आवाज़ उठाई थी भारत की आज़ादी के लिए, तो उस जमाने में उन्होंने जेल में कैद कर दिया गया था, भारत की आज़ादी के लिए जो आवाज़ उठाई थी। तो आपने याद करना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए? 35 बरस में। 35 बरस के थे, यानी 35 साल के थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो वो अंग्रेज के उनको सदर जो एज अ सदर पोस्टिंग हुई थी, वो कुर्सी मिली थी उनको, अंग्रेज के सदर हुए थे। मौलाना आज़ाद ने रिसालुस सिद्क कितनी उम्र में जारी किया? एक रिसाला उन्होंने खुद अपनी कंपनी बनाई थी रिसाले की, उन्होंने जारी किया था लिखना, और वो पब्लिश हुई थी। तो कौन कितनी उम्र में जारी किए थे, यानी वो कितने साल के थे? तो 15 साल के थे, बस 15 ही साल के थे कि उन्होंने एक रिसाला जारी किया था, अपनी कंपनी बनाई थी रिसाला की, सिर्फ 15 साल के। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करिएगा। मौलाना आज़ाद कौन सी चाय पीते थे? दूध वाली, बगैर दूध वाली, गोल मिर्च वाली, उनमें याद रख वाली, या कोई नहीं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है बगैर दूध वाली चाय पीते थे, सादा चाय। कौन कैसी चाय पीते थे वो? सादा चाय। उनके बारे में बात करें। मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या है? मोहिउद्दीन अहमद। मोहिउद्दीन अहमद क्या नाम था? मोहिउद्दीन अहमद नाम था। मोहिउद्दीन अहमद किसका? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम। मौलाना आज़ाद की पैदाइश पर हम बात करते हैं कि वो कब पैदा हुए। 1888 ईस्वी में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
1888 ईस्वी में पैदा हुए थे, इसको याद करना पड़ेगा आपको। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शादी कब हुई बताइए? तो शादी उनकी 1906 से 1907 का जिक्र है, 1906 या 1907 में। जो 1906 1907 वाला जो आएगा ऑप्शन, आपने उसी को चुनना और याद करना है, 1906 या 1907 में, आपने ऐसे करके लिख देना 1906 या 1907 में। मौलाना जो है अल हिलाल अखबार मौलाना आज़ाद कब से निकाला? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक अखबार आता था, उन्होंने अपनी अखबार की एक कंपनी बनाई, उन्होंने जारी किया था खुद, उन्होंने लिखा था उस अखबार को, जो वो थे मेंटर वही थे, फाउंडर भी वही थे। 1912 में अल हिलाल अखबार जो है मौलाना ने कब निकाला था? 1912 में। किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के किस शोबे के वजीर बनाए गए थे? वजीर तालीम शोबे ऑर्गेनाइजेशन के ये क्या बनाए गए थे? वजीर बनाए गए थे। किसके? वजीर तालीम शोबे के, ऑर्गेनाइजेशन के। मौलाना आज़ाद की अब वफात पर हम बात करते हैं कि ये कब जो है इंतकाल हुए थे? 22 फरवरी 1958 में इंतकाल हुए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कब इंतकाल हुए थे? 22 फरवरी 1958 में। ये रहा गुबारे खातिर का पूरा फिनिश, मोस्ट वीवीआई था। अब जो छूटा है 1-2 और चैप्टर है, हम उसको भी कवर कर ही लेते हैं, छोड़ेंगे क्यों? ओके, चलिए अब आते हैं हम तोबा टीक सिंह। इसमें तोबा टीक सिंह जो है ये एक पागल होते हैं, दिमागी तबासन खो बैठते हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान जो इलायदा हुआ था, अलग हुआ था, मंटू शहादत हसन मंटू, ये एक कहानी है, स्टोरी है, अफसाना है। इसके जो राइटर है शहादत हसन मंटू है, उन्होंने जो है इस पर लिखा था तोबा टीक सिंह। इसमें भी मुआशरे की सच्चाई बताई थी कि जब देश अलग हुआ था तो पागल लोग भी जो है ना, यानी कि उन लोगों का भी तो बंटवारा हुआ था। जेल से जो पागल लोगों को, जैसे जो वहाँ के लोग थे वहाँ के, और वहाँ जेल बनाया गया था, यहाँ जेल बनाया था, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ तो जेल भी अलग हुआ, जाहिर सी बात है। तो कुछ जेल में जो कैदी थे, उनके जो कुछ लोग हैं वो क्या हुए थे, पागलों का तबादला हो रहा था कि उनके जो वहसान है वो वहाँ उस देश में पाकिस्तान में, और वो जेल में जो है हिंदुस्तान के, तो फिर वहाँ जेल बना करके वहाँ जो है जेल में डाला जा रहा था। फिर वहाँ के पागलों लोगों को इस यहाँ हिंदुस्तान के पागल खाने में लाया जा रहा था। उसमें एक तोबा टीक सिंह नाम का था, जिसकी जबान, जिसको ये बहुत ज़्यादा जो है क्या था, दर्द था देश को लेकर के कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, क्यों यहाँ तबादला हो रहा है। उनको ये चीज़ें हजम नहीं होती, और फिर उन्हीं पर उन्होंने लिखा था। तोबा टीक सिंह किस शय का नाम है? एक पागल का, यानी किसी चीज का नाम नहीं है। तोबा टीक सिंह एक पागल का नाम होता है, ठीक है। अब आते उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान किया। और वो अपने खुद को क्या बोलते थे? पाकिस्तान के वजीर आजम का नाम बोलते थे। उस जमाने में मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिस जमाने में देश अलग हुआ था, हिंदुस्तान 2 मुल्कों में बटा था, तो पाकिस्तान के वो वजीर आजम थे, तो वो खुद को मोहम्मद अली जिन्ना बताते थे। तोबा टीक सिंह का असल नाम क्या था? तोबा टीक सिंह का असल नाम था बिशन सिंह। क्या नाम था? बिशन सिंह नाम था उनका असल नाम तोबा टीक सिंह का, इसको याद करिएगा, बिशन सिंह। तोबा टीक सिंह की मौत किस जगह हुई? हिंदुस्तान, आखिरकार वो नहीं गए और उनकी जो है मौत जो हो गई हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच वाले बॉर्डर पे जगह पे। जैसे ही उनको ले जाया जा रहा था उसी वक्त वो गिरे और वो इंतकाल फरमा गए, तोबा टीक सिंह। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान की जगह पर, ना हिंदुस्तान में हुए ना पाकिस्तान में हुए, बीच दरमियान की जगह पर, बॉर्डर पर। आप अपने आप को खुदा कहने वाला पागल तोबा टीक सिंह नाराज क्यों हो गया था? यानी वो खुद को मोहम्मद अली जिंदा भी कहते थे मैं खुदा हूँ, मैं सबका खुदा हूँ। तो हुक्म ना देने पर यानी कि नाराज वो हो गया था। तोबा टीक सिंह क्यों नाराज हो गया था? हुक्म ना देने पर। हुक्म नहीं, उसने कोई बात कही थी कि इस बात का हुक्म दिया जाए, वो नहीं दिया गया था। अच्छा, शहादत हसन मंटू के बारे में आप जरा बात कर ले। उन्होंने लिखा है, उसके राइटर हैं तोबा टीक सिंह के। तो शहादत हसन मंटू जो है ना 11 मई 1912 को पैदा हुए। कब पैदा हुए? 11 मई 1912 को शहादत हसन मंटू पैदा हुए। अगर 11 मई के अलावा 12 मई आए, 13 मई आए, 1914 आए, 1915 आए, आपने किसी को नहीं चुनना है, 11 मई 1912 को चुनना है। शहादत हसन मंटू की पैदाइश कहाँ हुई, यानी कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई? तो पैदाइश हुई उनकी लुधियाना में। कहाँ हुई? लुधियाना में वो पैदा हुए, पैदाइश हुई लुधियाना में। अब एक और जरा नजरसानी कर ले। मंटू साहब के वालिद का क्या नाम था? ख्वाजा गुलाम हसन नाम था। क्या नाम था? मंटू साहब के वालिद का जो नाम था वो था क्या था? ख्वाजा गुलाम हसन, ख्वाजा कलाम हसन, ख्वाजा दिलदार हसन, ख्वाजा अहमद हसन। तो मंटू साहब के वालिद का जो नाम था ख्वाजा गुलाम हसन।
अब आते हैं कि मंटू की वालिदा का क्या नाम था? सरदार बेगम, नूरजहां बेगम, अफशा बेगम, जहां बेगम? नहीं, सरदार बेगम नाम थी। वालिदा साहब का क्या नाम थी? वालिदा मोहतरम का मंटू साहब के? सरदार बेगम। मंटू के पहले अफसानवी मजमूए, इनके अफसानवी मजमूए जो है वो सबसे पहले जो उन्होंने अफसाना लिखा था अफसानवी मजमूए, वो है आतिश पारे। क्या है? आतिश पारे है सबसे पहले अफसानी मजमूआ का नाम मंटू साहब के। मंटू की वफात कब हुई? 18 जनवरी 1955। मंटू की वफात जो हुई वो हुई 18 जनवरी 1955 में हुई। कब हुई? 18 जनवरी 1955 में। 18 जनवरी 1955 में। चलिए अब आते हैं, ये हो गया वफात को अब जान गए 18 जनवरी 1955। पैदाइश 11 मई 1911, वफात 18 जनवरी 1955। ये टोपरटेक सिंह का जो चैप्टर है ये भी फिनिश हुआ वीवीआई, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव के साथ। बागो बहार भी हो गया है। अब हम आएंगे थोड़ा सा इंशाइया पर आएंगे, ठीक है। इंशाइया में तो पता ही है, इंशाइया की जो है उन्होंने किसने बताया है? वो वजीर आगा ने कि इंशाइया है क्या। उन्होंने उसको बहुत ही अच्छी तरह से उनमें, तो ज़रा हम इस पर भी मोस्ट वीवीआई पर देख लेते हैं कि मोस्ट वीवीआई इंशाइया की सिर्फ क्या है? नज़म, नात, नसर, कता। इंशाइया उन्होंने ये बताया जैसे मजमून है इंशाइया, मजमून में किसी मौजू पर लिखा जाता है, उसके बारे में पूरी तफसील दी जाती है कि वो क्या है, किस तरह से करना चाहिए। तो बस इंशाइया भी एक मौजू है, इनके बारे में बताया गया है कि इंशाइया किस तरह से लिखना चाहिए, किस तरह से शुरू करना चाहिए, उनके जो कायदे कानून है वो सब कुछ बताए गए हैं, तफसीली गुफ्तगू हुई है इस पर। तो इंशाइया किस सिन्फ की नज़म है? तो सॉरी किसकी सिन्फ है, यानी किस तरह की लिखावट है? तो नसर है। क्या ये नात नहीं है, ये कता नहीं है, नसर है। वजीर आगा का ताल्लुक किस असनाफ से? इंशाइया से। वजीर आगा का ताल्लुक यानी किस तरह की सिन्फ से है, किस तरह की लिखावट से? तो वो इंशाइया निगार थे, इंशाइया से। वजीर आगा की किताब का नाम बताइए। तख्लीकी अमल। एक किताब का नाम अगर पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव में बता दीजिएगा, तख्लीकी अमल। वजीर आगा की पैदाइश पर बात करते हैं कि वजीर आगा की पैदाइश कब हुई? 1922 में। कब हुई? 1922 में। ठीक है। वजीर आगा की पैदाइश समझ गए कहाँ हुई? तो पाकिस्तान के सरगोदा में, सरगोदा इलाके में, वजीर कोट इलाका, पाकिस्तान के सरगोदा वजीर कोट इलाके में उनकी पैदाइश हुई। ये आपने लिखना है। पाकिस्तान सरगोदा भी खाली लिख सकते हैं। पैदाइश डेट 1922, कहाँ हुई? तो पाकिस्तान सरगोदा। वजीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी किए थे? तंज़ो मज़ा, यानी तंज़ो मज़ा सब्जेक्ट पर उन्होंने पीएचडी कर रखा था, याद रखिएगा। क्या, कौन से मौजू पर? तंज़ो मज़ा पर क्या किए थे? पीएचडी। कौन किए थे? वजीर आगा। इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी? बताइए। अहमद जमाल पाशा ने जो हिजरत लिखा था, अब हम हिजरत पर बात करेंगे, ठीक है। आखिरी हिजरत है कौन सी? बताइए कि आखिरी हिजरत है अब्दी सफर, यानी कि इंसान मर करके दुनिया से इंतकाल होने की सूरत में, जो दुनिया से इंसान मरने के बाद इंसान दुनिया से क्या होता है? हिजरत कर जाता है, हमेशा हमेशा के लिए अब्दी सफर पर चला जाता है, जहां उनकी आखिरी मंजिल होती है। तो आपने अब्दी सफर लिख देना है। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? 1929 में। कौन सी इसमें पैदा हुए अहमद जमाल पाशा? 1929 में। अहमद जमाल पाशा के वालिद कौन थे? शुजाअत हुसैन थे। कौन थे? शफाअत हुसैन नहीं थे, इमारत हुसैन नहीं थे, नफासत हुसैन नहीं थे, शुजाअत हुसैन थे। कौन थे? अहमद जमाल पाशा के वालिद। नाम क्या था? शुजाअत हुसैन। अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अहमद जमाल पाशा एमए कर चुके थे। कहाँ से? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अहमद जमाल पाशा एमए कर चुके थे। हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से है? इंशाइया से। हिजरत क्या है? इंशाइया है। देखा ना, उन्होंने खाना बदोशों की जिंदगी पर हिजरत लिखा। हिजरत तो इंसानों की सरशस्त में शामिल है, यानी कि इंसान की पूरी जिंदगी कामों में ही शामिल है। हिजरत से कोई इंसान भी छूट नहीं सकता, और किसी इंसान की जिंदगी में ऐसा हो कि कभी हिजरत ना किए हो, खाना बदोश हिजरत करते हैं तो क्या हुआ? उन्होंने उनकी जिंदगी की तकलीफों को भी उनमें उभारा है, दिखाया है, जाहिर किया है, और एक तरह से पॉजिटिविटी भी जाहिर है। ऑब्वियसली इंशाइया लिखा ही जाता है। इसमें बहुत सारे लंबे लंबे वाक़े नहीं है, बस एक छोटा सा लम्हा जो उनके सामने दिखा गया कि खाना बदोश जो जा रहे थे, उनको बड़ी तकलीफ हुई, फिर उन्होंने इंशाइया लिखा। तो यही खुशगवार मुल्क की पैदावार है। तो उन्हें हिजरत को बताया कि हिजरत, खाना बदोशों की पूरी ज़िंदगी को उन्होंने जाहिर किया कि उनकी ज़िंदगी किस तरह से होती है, और फिर हिजरत वो करते हैं, हर जगह हमेशा हिजरत ही करते रहते हैं। और उन्होंने बाकी इंसानों की भी ज़िंदगी को के सफ़र को दिखाया है, हकीकत को बयान किया है कि हम इंसान भी हमेशा हिजरत करते रहते हैं, और हिजरत से किसी की भी ज़िंदगी खाली नहीं। तो
चलिए ये हो गया। अब आते हैं कि हर मुल्क मुल्क मास्त है से क्या मुराद है। ये अरबी फारसी सेंटेंस है, जुमला है। हर मुल्क मुल्क मास्त है, हर मुल्क हमारा मुल्क है। हर मुल्क मुल्क मास्त है, हर मुल्क हमारा मुल्क है। इंशाया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया? 1 2 3। हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? 3 मुल्कों का नाम आया। कितने? 3 मुल्कों का नाम आया। जन्नत से हुक्म सफर किसको हुआ? आदम अलैहिस्सलाम को हुआ। किसको हुआ? जन्नत से हुक्म सफर आदम अलैहिस्सलाम को। वजीर आगा किस कॉलेज में प्रोफेसर हुए? वजीर आगा ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में वो प्रोफेसर थे। कौन से कॉलेज में? ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में वजीर आगा प्रोफेसर थे। मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफ़े किसने तहरीर किए थे? मुल्ला नसरुद्दीन के जो लतीफ़े थे वो अहमद जमाल पाशा ने तहरीर किए थे। किसने? अहमद जमाल पाशा ने तहरीर किए थे। ये रहा हिजरत चैप्टर खत्म हुआ। मोस्ट वीवीआई जो मोस्ट वीवीआई हम क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। बास पुराने लफ्जों की नई तहकीक। बास पुराने लफ्जों की नई तहकीक, ये जो है आपका चैप्टर 3 है आपके उर्दू का। इसके जो मुसन्निफ है वो है सैयद सुलेमान नदवी। इनमें उन्होंने क्या किया कि कुछ लफ्ज हैं जो बहुत पुराने हैं, जो जिसका मानी कुछ और निकलता है और उसको किसी और वजह से जो है वो लफ्ज जो है इस्तेमाल में लाया गया, और उनको धीरे धीरे लोगों ने उनको उस लफ्ज को जो है किसी और काम में किसी और नाम में यूज करने लगे और इनको क्या से क्या बना दिया। तो वही उसके सारे लफ्ज़ों की इन्वेस्टिगेशन की, पुराने लफ्ज़ की सैयद सुलेमान नदवी, और लोगों को बताया क्या इसका मानी असल में क्या है और इसको कहा क्या जाता है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है, यानी भूख जो तोड़ते हैं हम लोग सुबह सुबह, वो कौन सी चीज़ है जिससे हम लोग भूख तोड़ते हैं। तो हम सबसे पहले जो सुबह उठ करके खाते हैं हम भूख तोड़ते हैं। हम सब भूखे रहते हैं, तो नाश्ता होता है जो सुबह का, जिससे हम लोग अपना पेट भर लेते हैं, खा लेते हैं, और खा करके एक कहते हैं ना कि सुकून सा फील करते हैं ना नाश्ता करने के बाद। तो भूख जो तोड़ते हैं वो नाश्ता से। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? फतूर कहते हैं। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? फतूर कहते हैं। याद रखिएगा, अफ्तार हो, सेहरी हो, कलिया हो, कुछ नहीं, फतूर कहते हैं। सुर्खी से क्या मुराद है? यानी कि सुर्खी जो होता है वो टाइटल, जैसे कोई भी चीज़ लिखा गया, कोई भी मौजू पर कोई भी सब्जेक्ट या कुछ भी लिखा गया, चाहे वो अफसाना हो, उन्वान हो, मजमून हो, अखबारों पे न्यूज़ हो, तो हेडलाइन जो होता है ना, जो कहते हैं ना हेडलाइन पर ये था, टाइटल जो लिखा रहता है, तो उसको ही सुर्खी कहा जाता है। सुर्खी से क्या मुराद है? उन्वान, यानी उन्वान को उर्दू में उन्वान कहा जाता है टाइटल को, और उसी को सुर्खी भी कहा जाता है। तो सुर्खी से मतलब क्या है? उन्वान से। उन्वान उर्दू में आएगा तो आपने लिखना है। आदी के मानी बताइए। काहिल, मैंने बताया कि आदी जो है लोगों ने काहिल, सुस्त, कामचोर, निकम्मा का नाम रख दिया। लेकिन अकबर बादशाह ने बहुत पहले ज़माने में एक फौज पर का एक मुलाजिम था, फौज पर एक मामूर था, भारतीय था वो, तो उसको एक जगह पर नौकरी दे दी और अकेला था वो वहाँ पर। उन्होंने कहा कि बस तुमको इस जगह की रखवाली करनी है, कोई काम वाम नहीं करना है। और वो उसी जगह पर खाता था, पीता था, सोता था, रखवाली करता था। तो उसी पर तो लोगों ने देखा कि ये तो निकम्मा है, कुछ करता नहीं, बस यहीं पर पड़ा रहता है, बस जगह की देखभाल करना, ये कोई काम हुआ क्या? तो लोगों ने उसको ये सोच करके, निकम्मा और काहिल सोच करके आहादी का नाम दे दिया, जबकि अकबर बादशाह ने उसको आहादी का लक़ब दिया था। आहादी का मीन्स होता है अकेला, ठीक है, तो इसीलिए वो अकेला था। तो लेकिन लोगों ने उसको आहादी बना दिया, यानी कि मुराद काहिल से। कली खुल्ला के मानी बताइए। कली जो होता है, कहते हैं ना उसकी कली खुल गई, ऐब जाहिर होना, कली खुल्ला कहते हैं ऐब जाहिर होना, और कली फेरना कहा जाता है ऐब को छुपाना। चलिए एक और आ जाए। शिबली नुमानी की सीरत की किताब सीरतुन नबी को किसने मुकम्मल किया? सैयद सुलेमान नदवी ने। सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद रह चुके थे ये शिबली नुमानी साहब, उनके वो शहीद उस्ताद थे। उनकी वफात के बाद उन्होंने जो नामुकम्मल छोड़ गए थे, वो सीरतुन नबी किताब एक लिख रहे थे, उनको उन्होंने मुकम्मल किया। किसने? सैयद सुलेमान नदवी ने। सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए? तो 22 नवंबर 1884 ईस्वी में। सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए? 22 नवंबर 1884 ईस्वी में वो पैदा हुए। इसको याद रखना है आपने, ओके। सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए, यानी जगह कौन सी थी जहाँ वो पैदा हुए? दसना, नालंदा। एक मरदुमखेज बस्ती है दसना, मरदुमखेज कहा जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेटेड, वहीं वो पैदा हुए। याद रखिएगा, दसना, नालंदा। सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? सैयद हकीम सैयद अबुल हसन था। क्या नाम था सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम? नूरुल हसन है, अनवारुल हसन है, कुछ नहीं, हकीम सैयद अबुल हसन नाम था। ये आपने लिखना है।
अब आते हैं सैयद सुलेमान नदवी के अदबी उस्ताद कौन थे। अदबी उस्ताद कहने का मतलब है शिबली नुमानी। उर्दू अदब के जो तालीम लिए थे और वो हायर एजुकेशन के लिए गए थे नदवतुल उलमा, आला तालीम की तमन्ना लिए ही वो गए थे। अपने उर्दू अदब में वो माहिर बनना चाहते थे, मुसन्निफ बनना चाहते थे, तो शिबली नुमानी से लिए थे जो उनके उस्ताद थे। शिबली नुमानी याद रखेंगे आप, शिबली नुमानी से देखे थे, लिए थे अदबी तालीम। अब आते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ। ठीक है, इंतकाल उनका 23 नवंबर 1952 में हुआ। देखिए नवंबर में ही वो पैदा हुए और नवंबर में ही इंतकाल हुए। देखिए 22 नवंबर को पैदा हुए और बस एक दिन के बाद, यानी कि एक तारीख जो है वो आगे है, एक दिन का डेट जो है वो आगे है, 23 नवंबर को इंतकाल हो गए। 22 नवंबर पैदा हुए, 23 नवंबर को इंतकाल हो गए। अब आते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी ने कहाँ से आलमियत की, यानी कहाँ से वो आलमियत कहा जाता है आला तालीम को, बहुत ज़्यादा जो हायर एजुकेशन कहाँ से लिए थे, नदवतुल उलमा, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, शमशुल उलूम आए, अल-फलाहुल उलूम आए, देवबंद आए, कुछ नहीं देखना है, ना ही आपने ऑब्जेक्शन में सिर्फ नदवतुल उलमा को ही चुनना है। ये रहा आपका सारे चैप्टर का मैंने वीवीआई ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई कवर कराया है। मुझे यकीन है, लेकिन हाँ वीडियो लंबी है तो शायद आप लोग को लगेगा कि बहुत ज़्यादा जो है मतलब लंबी हो रही है। नहीं, लेक्चर को थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर के भी सुन सकते हैं, आराम से कवर हो जाएगा। एग्जाम देने से पहले अगर एक रात में भी आप मेरे लेक्चर को आप देख लेंगे, आराम से सिलेबस कवर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। ठीक है, तो वीडियो लंबी है तो कोई बात नहीं, ये आपके काम की है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो हम आपके लिए लेकर आए, और मुझे यकीन है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, और भी अगर कुछ आप लोग को चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरी बात यह है कि आपको लेक्चर के जरिए समझ में आ जाता है या फिर आपको बोर्ड पर सारे क्वेश्चंस लिखे होने चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम फिर आपके लिए हाजिर होंगे आपका दूसरा मोस्ट वीवीआई चैप्टर लेकर के इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।